गोल्ड मिला था आपको 19 साल की उम्र में, विच इज अगेन ए ग्रेट थिंग। फिर G1 और G2 में भी आई थिंक यंगेस्ट एज में आपने मेडल दिलाया देश को। राइट, बिल्कुल। तो इन सारी न्यूज के बीच में ना फिर एक न्यूज देखने को मिलती है कि कशिश मलिक, इंडिया की जो टॉप एथलीट है ताइक्वांडो की, बिल्कुल। वो डोपिंग के चार्जेस में, इलीगल ड्रग्स के चार्जेस में उन पे 2 साल का बैन लगता है। जिंदगी ने ऐसा खेल खेला और मेरी जर्नी ऐसी रही ट्रेनिंग में, हर चीज में, कि 2 साल के बाद मुझे दोबारा दूसरे पैर में इंजरी हो गई और मेरा घुटना दोबारा टूट गया। डोप टीम को जब मेरे को कोर्ट में बुलाया तो मैंने उनको दिखाया तो उन्होंने बोला कि आपके ऊपर 4 साल का बैन लगेगा ऐसे करके। बट आपको मैं एक हकीकत बताऊं डोप की क्या होती है। आपने डोलो ले ली, हर कोई ले लेता है, 650 mg की होती है डोलो। हाँ, बिल्कुल। ले ली। कल आपका मैं टेस्ट ले लेती हूँ, डोप में आ जाएगा। आपने इलीगल ड्रग लिया। मतलब आज अगर सड़क पे लड़ाई हो जाए, है ना, तो यहाँ कशिश मलिक है, यहाँ एक लड़का है, क्या एंड रिजल्ट होगा? ब्लग वग जाएगी उसके। तो हॉस्पिटल चले जाएगा और क्या। तो एक फीमेल के सेल्फ डिफेंस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको क्या लगती है? उसका माइंडसेट। हम जो पैदा होते हैं ना जिंदगी में, हम करेज लेके या फियर लेके पैदा नहीं होते, हम उसे बनाते हैं। आई थिंक आपका विराट कोहली जी के साथ भी काफी इंटरेक्शन वगैरह हुआ होगा, तो वो एक्सपीरियंस कैसा? डेटिंग लाइफ क्या चल रही है? See, I तो like शुभमन गिल also। तो एक कोर्ट केस के बारे में और कुछ ऐसे आर्टिकल्स देखने को मिले, तो उसके बारे में जरूर मेरे को बताओ। ये थोड़ा फंसा रहे हो गुरु, आप तो फंसा रहे हो मेरे को। हेलो एंड वेलकम टू द शो डिकोडिंग विद कार्तिक। अगर आपको स्पोर्ट्स इंटरेस्टिंग लगता है और लोगों की इंस्पिरेशनल स्टोरीज से आपको एनर्जी मिलती है, तो आज का यह पॉडकास्ट आपके लिए है। आज हम इंडिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट एथलीट के साथ एक पॉडकास्ट करेंगे, जिसमें उनकी लाइफ जर्नी को हम समझेंगे। 2018 के एशियन गेम्स में ये देश की यंगेस्ट एथलीट बनी थी, ताइक्वांडो में क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने वाली। 2019 एशियन गेम्स में इन्होंने देश को गोल्ड दिलाया और G1 G2 टूर्नामेंट्स में देश की पहली एथलीट बनी थी मेडल सिक्योर करने वाली। सो कशिश मलिक से उनकी स्टोरी उनके वर्ड्स में समझते हैं कि 24 की छोटी सी उम्र में उन्होंने इतना सब कुछ अपने स्पोर्ट करियर में देखा है। आप इस पॉडकास्ट को एंड तक देखिए और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपको जीवन के वो फलसफे सीखने को मिलेंगे जो शायद आपकी लाइफ में भी आपको बहुत ग्रोथ दिला सकते हैं। वेलकम टू द शो अक्का, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया, थैंक यू जनाब, कार्तिक जनाब बुलाने के लिए। कैसा लग रहा है डिकोडिंग विद कार्तिक में आके? बहुत अच्छा लग रहा है, सेटअप भी बहुत अच्छा है। अंधेरी रात का लग रहा है मेरे को, तो ये मुझे लग रहा है यहाँ पे हॉन्टेड हॉरर फीलिंग आ रही है मेरे को साथ में। चलो बढ़िया है। अच्छा, इन जनरल जैसे अभी वैसे आप क्या कर रहे हो, मतलब लाइफ में किस तरीके की चीजें चल रही हैं एज एथलीट? लाइफ में एथलीट की हाँ, सेम ही चलती है शेड्यूल। अच्छा, सुबह उठना है, ट्रेनिंग जाना है, शाम को ट्रेनिंग जाना है, वही टाइमिंग। ओके। और वही आपको अपना डाइट न्यूट्रिशन वही फॉलो करना है, स्लीप रिकवरी सेम, तो वही चल रहा है। ओके, तो एथलीट का तो मेरे ख्याल से यही रहता है, डाइट, वर्कआउट, रिकवरी, स्लीप रिकवरी। हाँ, बिल्कुल, रीसेट रीस्टार्ट एंड फोकस। ओके, ग्रेट ग्रेट। सो इसको स्टार्ट करते हैं, मतलब मैं टू द पॉइंट आता हूँ एक बार बिल्कुल। कि जैसे ताइक्वांडो एज ए गेम जो है, एज ए स्पोर्ट्स जो है, इसको इंडिया में ना इतना रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं लोग अभी भी। मतलब आम जनता इसके बारे में इतना जानती भी नहीं है, इसको बहुत अच्छे से समझ भी नहीं पाती है। तो आप एज ए एथलीट, नॉट टू कंपेयर, बट एज ए एथलीट आप खुद को कहाँ देखते हो? जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो यूरोप में किसी को पूछना हो, किसी को समझना हो कि यार विराट कोहली कौन है, तो हम उसको एग्जाम्पल दे सकते हैं कि यार आप रोनाल्डो को जानते हो या आप मेसी को जानते हो, ये उस लेवल का एथलीट है। तो एक कंपैरिजन में समझ में आ गया कि यार जिसको क्रिकेट का ABC भी नहीं पता ना, वो समझ जाएगा कि हु विराट कोहली इज, राइट? तो ऐसे अगर स्पोर्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं समझना चाहूँ, तो कशिश मलिक जो हैं, वो ताइक्वांडो जो गेम है उसमें कहाँ एग्जिस्ट करती हैं, क्या लेवल है? आप ग्रैंड स्लम्स तो हर कोई जानता है, देखा जाए ग्रैंड स्लम्स, ओलंपिक्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, हमारे भारत में ये बिल्कुल बहुत ही उच्च दर्ज पे इनको देखा जाता है, वर्ल्ड लेवल पे रिकॉग्नाइजेशन है। बिल्कुल। हाँ जी, तो ग्रैंड स्लम्स में हमारी सानिया मिर्जा जी हैं, जो बिल्कुल। जिन्होंने टाइटल्स भी लिए हैं और हाल ही उन्होंने अपना रिटायरमेंट भी ग्रैंड स्लम खेल के किया था। जी, तो आप मानिए कि ग्रैंड स्लम मैंने भी खेला हुआ है, पर मुझे उस लेवल की रिकॉग्निशन नहीं मिली है। ओके। तो ग्रैंड स्लम्स खेल के रैंक 5th उस चैंपियनशिप में रिटेन करके वो रिकॉग्निशन
अभी तक नहीं मिली है, बट आप मुझे बोल सकते हो कि मैं एक ग्रैंड स्लैम प्लेयर है जो कि मैंने खेला हुआ है। पर वही सानिया मिर्जा जी ने खेला हुआ है तो उनको ज्यादा लेवल ऑफ रिकॉग्निशन है, बिकॉज कंपैरेटिवली हमारे स्पोर्ट्स देखा जाए ना, तो हमारा स्पोर्ट्स मार्शल आर्ट्स टाइकोंडो जो फॉर्म है मोर ओवर वर्ल्ड फेमस स्पोर्ट है, बट हमारे भारत में इसको इतना ऊंचा दर्जा नहीं दिया जाता है। ओके। एज अ करियर प्रोफेशनली करना तो बिल्कुल नहीं दिया जाता, बट सेल्फ डिफेंस के लिए खेलना तो हम खेलेंगे। बट अगर आप देखिए, अगर मैंने सेल्फ डिफेंस की तरह नहीं लिया इसको, एज अ प्रोफेशनली कर लिया और ग्रैंड स्लम्स तक पहुंचाया भारत को, कशिश मलिक नहीं पहुंची, भारत पहुंचा है वहां पे। ग्रैंड स्लैम का थोड़ा सा बताओ कि वो क्या लेवल है, स्टिल अगर किसी को नहीं पता तो। ग्रैंड स्लम्स G10 होता है हमारा चैंपियनशिप, जहाँ पे आप क्वालिफाई करते हो, अपनी रैंकिंग से क्वालिफाई करते हो, और आपको फेडरेशन भी भेजती है जब आपकी रैंक क्वालिफाई हो जाती है। तो जब आपकी रैंक क्वालिफाई होने के बाद आपको फेडरेशन अलॉट कर देती है टिकट, आप जा सकते हो। और आप वर्ल्ड टाइकोंडो को भी आप मतलब मेल डालते हो पर्सनली कि मेरे को ये चैंपियनशिप खेलना और मेरी रैंक कितनी है, तो फिर वो इन्विटेशन भेजते हैं। जब अगर एक्सेप्ट हो जाए कि हाँ अब आप आओ और ग्रैंड स्लैम खेलो, और उसमें पूरे वर्ल्ड के प्लेयर्स भी नहीं खेलते, बड़े काउंटेड प्लेयर्स खेलते हैं, क्योंकि सब वर्ल्ड रैंक प्लेयर्स आते हैं वहां पे। ठीक है, इट्स जस्ट नॉट एन ओपन चैंपियनशिप। ठीक है, सिर्फ ओपन चैंपियनशिप नहीं है ये, तो ये भी एक वर्ल्ड क्लास टाइटल टूर्नामेंट है, तो जहाँ पे खेला जाता है। ग्रेट। तो मतलब उसमें आपकी 5th रैंक थी, राइट? सो ये काफी बड़ी बात है, मतलब 5th रैंक अगर आप वर्ल्ड में लेके आ रहे हो तो इट्स अ बिग थिंग। बट वो क्योंकि वो स्पोर्ट अभी इंडिया में इतना नहीं देखा जा रहा, उसकी वजह से उसको जो एथलीट्स खेल भी रहे हैं उसको नहीं जानते। अब इसी के काउंटर में लेटर सपोज कोई क्रिकेट का प्लेयर होता है, अब वो IPL में एंट्री भी करता है तो आधा देश जानता है, आधा से आधा देश जान लेगा, अरे वो प्लेयर ने खेला और अब उसको देख रहे हैं। रणजी भी खेल लेता तो कोई भी जान लेता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे स्पोर्ट में एशियन गेम्स तक खेलना, क्वार्टर फाइनल हार जाना, ग्रैंड स्लैम तक खेलना, 5वीं पोजीशन आ जाना, अच्छे अच्छे टूर्नामेंट्स में मेडल रिसीव करना, कंसिस्टेंसी वो बनाना, और फिर भी वो रिकॉग्निशन नहीं मिलना, तो वो कंपैरेटिवली डिसहार्टनिंग होता है एज अ प्लेयर, फॉर श्योर। कैसा लगता है मतलब जब बिल्कुल रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता? देखिए, आप मतलब ऑनेस्ट ओपिनियन एज ए ह्यूमन बहुत क्या बुरा है? लगता है, बहुत ज्यादा बुरा लगता है। ऐसे कि हम भी उतनी मेहनत कर रहे हैं जितने बाकी खिलाड़ी कर रहे हैं, मैंने भी उतनी ही मेहनत कर रही हूँ, हालांकि मेरी जर्नी खत्म नहीं हुई अभी तक, बिल्कुल। मैं भी उस जंग में अभी भी लड़ रही हूँ, खेल रही हूँ। पर अगर आपको आपका राजा आपको या आपकी संसद आपको आपको मेडल ना दे, या वो रिकॉग्निशन ना दे, सपोर्ट ना दे, वो रिवॉर्ड्स ना दे, फाइनेंशियली सपोर्ट ना दे, जो और खिलाड़ियों को सपोर्ट मिल रहा है, पैसों से मिल रहा है, इमोशनली मिल रहा है, मेंटली मिल रहा है, सोशली मिल रहा है, जो भी मिल रहा है, सोशल मीडिया पे मिल रहा है, एड्स में मिल रहा है, उनको एंडोर्समेंट्स मिल रही है, स्पॉन्सरशिप्स मिल रही है, तो मुझे नहीं मिल रही एज अ प्लेयर, बीइंग एन एथलीट ऑन द सेम पैरेलली, तो बहुत बुरा लगता है। एग्जैक्टली। सो इनमें से काफी सारी चीजें अभी आगे हम डिस्कस करेंगे, स्पॉन्सरशिप और ये सारी चीजें। बट मतलब इस डिस्कशन का जो रीजन है वो ये नहीं है कि हमें कंपेयर करना है इसको ज्यादा क्यों मिल रहा है। द पर्पस इज कि यार डेफिनेटली इसको भी मिलना चाहिए, इसको भी मिलना चाहिए, लेकिन ताइक्वांडो को भी तो दो, अदर स्पोर्ट्स को भी तो दो। बिल्कुल, मेरा पॉइंट हमेशा यही रहा है, वो लोग डिजर्व करते हैं तो उनको मिलेगा, उनको और भी मिलेगा, वो डिजर्व करते हैं। अगर सानिया मिर्जा वहां पे जाके ग्रैंड स्लैम में अचीव कर रही है, वो डिजर्व करती है, उनकी मेहनत है, उनका पैशन है, उनका फोकस है, डिटर्मिनेशन है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो उनको डिजर्व कर रही है, उनको मिला, भारत ने भी उनको दिया। तो वही मैं बोल रहा हूँ, अगर उनको डिजर्व करती है तो उतनी इक्वली मैं भी डिजर्व करती हूँ अपने स्पोर्ट में, तो मुझे वो चीजें का फैक्टर्स से ध्यान मद्देनजर रखते हुए भी मुझे भी मिलना चाहिए। ग्रेट। सो जैसे अभी आपको आई थिंक कितना टाइम हो गया ताइक्वांडो को प्रोफेशनली परस्यू करते हुए? प्रोफेशनली मैंने 2016 में स्टार्ट किया था। मेरे अफगानी कोच के अंडर, जो कि हमारे स्पोर्ट में बड़े दिग्गज एथलीट थे, एक जमाने में वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं, सैयद हसन रिजई। तो वो अफगानिस्तान से आए थे भारत, तो उन्होंने अपनी एकेडमी खोली थी। अच्छा। तो उसके बाद मैंने उनको ज्वाइन किया 2016 में, तो तब से मेरी प्रोफेशनली जर्नी उनके साथ फिर स्टार्ट हुई। तो 2016 से 24 लगभग 8 साल की जो जर्नी रही, जिसमें कोविड भी आया, हाँ बीच में 2 साल चीजें रुकी भी, बहुत सारी चीजें। आपको कुछ अभी चेंजेस दिख रहा है कि यार 2016 में और अब में, मतलब ये जो ग्राफ है ये ताइक्वांडो का एज ए स्पोर्ट्स ऊपर थोड़ा जा रहा है या वहीं पर अभी भी अटका हुआ है? नहीं, काफी बड़ा है, काफी बड़ा है। अगर मैं अपनी जनरेशन की बात करूं तो बहुत ज्यादा बड़ा है। और हमारे जो नीचे जनरेशन, जो यूथ कैडेट प्लेयर्स आ रहे हैं, उन्होंने भी काफी बढ़ाया है।
ओके। तो मोर ओवर जो हमारी जनरेशन है, जो हमारे से ऊपर वाले सीनियर जनरेशन है, उन्होंने तो हमें दिलासा और हमारे को बड़ी हिम्मत दी कि ओके। करना चाहिए, बहुत अच्छा कर रहे हो, करते बिल्कुल। जाओ। उन्होंने भी एक बेंचमार्क सेट किया, तभी हम लोग उस बेंचमार्क को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। आज कशिश मलिक वो बेंचमार्क सेट करती है ना, तो कल को एक कैडेट या यूथ निकल कर आएगा, वो बोलेगा कशिश मलिक ने ये बेंचमार्क सेट किया, मैं अब उसको तोड़ूंगा या तोड़ूंगी। बिल्कुल। तो वही चीज होती है। तो आप एक बेंचमार्क सेट करो कि अगर तीसरा खिलाड़ी आ रहा है ना, तो वो सोचे अब उन्होंने सेट कर दिया ना, अब मैं तोड़ूंगा, अब मैं ये तोड़ूंगी। ग्रेट। क्योंकि किसी भी चीज में ना ग्रोथ इसी तरीके से आती है कि राइट। एक इंसान आता है ना। जैसे मेरे बचपन में अगर मैं देखूं तो सानिया मिर्जा से पहले मैं स्पोर्ट को जानता ही नहीं था। बिल्कुल। ठीक है, एक दिन न्यूज़पेपर में देखा कि कोई है और लड़की खेल रही है, बहुत गजब खेल रही है। और फिर वो जैसे जैसे बढ़ते गए, उनके अचीवमेंट्स बढ़ते गए, और आज वो स्पोर्ट्स मेरे ख्याल से देश में लाखों लोग खेल रहे होंगे। और आई होप सो ताइक्वांडो के साथ भी ऐसा हो, है ना। तो अभी इस पॉडकास्ट से पहले ना मैं आपके बारे में थोड़ा समझने के लिए, इस गेम को समझने के लिए काफी कुछ पढ़ रहा था, देख रहा था। तो आपका करियर काफी अच्छा रहा है। 2018 में शायद आप 18 साल के थे, तब आपने एंट्री ली और यंगेस्ट उसमें आप गए थे। बिल्कुल। 2019 में मेडल भी मिला था एशियन गेम्स में, साउथ एशियन गेम्स में गोल्ड। गोल्ड मिला था आपको 19 साल की उम्र में, विच इज बिल्कुल। अगेन ए ग्रेट थिंग। फिर G1 और G2 में भी आई थिंक यंगेस्ट एज में आपने मेडल दिलाया देश राइट को। राइट। बिल्कुल। तो इन सारी न्यूज के बीच में ना फिर एक न्यूज देखने को मिलती है कि कशिश मलिक, इंडिया की जो टॉप एथलीट है ताइक्वांडो की, बिल्कुल। वो डोपिंग के चार्जेस में, इलीगल ड्रग्स के चार्जेस में उन पे 2 साल का बैन लगता है। अब मैंने जैसी वो न्यूज देखी ना, मेरे को बहुत बुरा लगा। मतलब लिटरली मुझे गुस्सा आया कि यार ये लड़की ऐसा कैसे कर सकती है यार, ये इंडिया की बेस्ट एथलीट है, और मतलब देश का नाम बहुत ऊपर जा सकता था, इनका करियर ऊपर जा सकता। तो इस तरीके की गलती कैसे होती है, मतलब क्या स्टोरी है वो? 2019 साउथ एशियन गेम्स में आपने देखी, मेरी 19 साल की उम्र में मैं साउथ एशियन गेम्स में गोल्ड लिया। पर किसी को ये नहीं पता, जब 19 साउथ एशियन गेम्स गोल्ड ले रही थी, उससे पहले मैं 5 महीने पहले सर्जरी पे थी। मेरा नी के टूट गया था, मैं सर्जरी करके वापस आई। 5 महीने के दौरान जल्दी से कम बैक करना, अपने नी को तोड़ के वापस आना, ये हालांकि जो एथलीट देख रहा होगा वो समझ रहा होगा कि एसीएल जब टूट जाता है तो आप 5 महीने में कैसे कम बैक करते हो और आते हो और गोल्ड मेडल लेना। तो मैंने लिया। जिंदगी ने ऐसा खेल खेला और मेरी जर्नी ऐसे रही, ट्रेनिंग में, हर चीज में, कि 2 साल के बाद मुझे दोबारा दूसरे पैर में इंजरी हो गई और मेरा घुटना दोबारा टूट गया। ओके। हाँ, और ये हुआ मेरे ओलंपिक क्वालिफिकेशन के बाद। 2021 ओलंपिक के लिए मैं क्वालिफिकेशन के लिए सिलेक्ट थी। ओके, यू वर ये बात क्वालिफाइड। किसी, हाँ, दैट्स ग्रेट। क्वालिफिकेशन के लिए मैं सिलेक्ट थी। तो कोविड के चक्कर में हमें उस कंट्री ने परमिट नहीं दिया खेलने के लिए। तो वहां ओके। हमारा एक ओलंपिक का वो रह गया, चांस। चांस रह गया। 2022 में आते-आते मेरे को दोबारा जब इंजरी हुई, तो तब बड़ा कोविड चल रहा था हमारे भारत में, और तब डॉक्टर ने मेरे को ये कंसल्ट किया कि अगर हो सकता है तो तुम अपना रिहैब यहाँ छोड़ के कहीं और में जाओ। तो मैंने स्पेन सेंटर, एक ओलंपिक सेंटर है हमारे टाइकोंडो का, वहाँ पे बड़े ओलंपियंस क्रिएट हुए हैं। मैंने वहाँ पे अप्रोच किया, उन्होंने मेरे को एक्सेप्ट किया वो इनविटेशन, और मैंने उनके साथ 3 से 4 महीने लगभग अपनी ट्रेनिंग करी और रिहैब किया। वो रिहैब करने के बाद मुझे पता चला भारत में एशियन चैंपियनशिप का ट्रायल होने वाला है, और मैं एशियन कप के लिए भारत आ गई अपना ट्रायल देने के लिए। रिहैब का क्या मतलब है यहाँ पर? रिहैब मतलब उसको ठीक करना। आप अपनी वो छोटी छोटी एक्सरसाइजेस करते हो, छोटे लेवल, फिर बड़े लेवल पे, तीसरे चौथे पांचवे लेवल पे प्रोटोकॉल होता है ओके। ट्रेनिंग का। अच्छा। जब नी टूट जाता है तो आप सर्जरी के बाद चल भी नहीं पाते हो, आपको स्टिक से चलना पड़ता है। ओके। पहले 1 महीना तो ओके। आपके फिर स्टिचेस खोले जाते हैं, फिर आप चल पाते हो, धीरे धीरे बच्चे के कदम लेते हो, धीरे धीरे आप जीरो से स्टार्ट जीरो होता से है। स्टार्ट करते हो। तो आप सोचो, आपको फिर भूल भी जाते हो अपने आप को। मतलब आप एक प्लेयर थे, फिजिकल इसके टॉप पे थे, और ऑल ऑफ सडन चल भी नहीं पा रहे हो। बिल्कुल नहीं चल पा रहे हो, और आप समझो आपके हाथ में स्टिक्स आ चुकी है। ठीक है। तो एक कभी भी मैं ये समझती हूँ जिंदगी में, कभी भी एक इंसान, एक खिलाड़ी खास तौर पे, कभी भी अपने आप को व्हील चेयर पे और अपने बेड पे और अपनी स्टिक पे नहीं देखना चाहेगा लाइफ में। एक आम आदमी नहीं देखना चाहेगा। और एक आप खिलाड़ी की सोच सोचो, जो बिल्कुल। इंसान सोच रहा है इतने बड़े दिग्गज गोल्स के ऊपर, मेरा विजन ये है, मेरा विजन है, सडनली होता है हमारे ग्राफ में, क्योंकि ये मार्शल आर्ट से इंजरीज होंगी, एक पार्ट है। ठीक है। बट कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। पता सबको है, अवेयर है, पर कोई लेना नहीं चाहेगा।
कोई भी नहीं लेना चाहेगा इसको। और सडनली आउट ऑफ नोवेयर जब आप एक अपने पीक पॉइंट पे हो, जब आप अच्छा करने वाले हो और आपको पता है कि यार मेरे ये 6 महीने में टारगेट ये है, शॉर्ट टर्म गोल्स मेरे ये है, लॉन्ग टर्म गोल्स मेरे ये है, और सडनली वो ब्रेकेज आ जाता है, तो कैसा फील होता है। बट मैंने ये सोच लिया था मुझे वहां ट्रेनिंग करनी है, रिहैब करना है, जल्दी से फिट होके आना है, एशियन चैंपियनशिप जाना है मेरे को। वो मैंने ऑलरेडी करा, एशियन चैंपियनशिप के लिए सिलेक्ट हो गई मैं ट्रायल्स में। ओके इंडिया को पता चला उसको भी परमिट नहीं मिल रहा है वीजा के लिए। ओके, इंडियन क्योंकि प्लेयर्स को नहीं मिल नहीं रहा मिल रहा है कोरिया जाने के लिए, ओके बिकॉज ऑफ सम रीजंस। ओके जब नहीं मिला तो हमारा आउट ऑफ द कंपटीशन माना गया। हमें ऑलरेडी पता था डोप टीम आ रही है, मेरे ऑलरेडी 5 बार डोप टेस्ट हो चुके हैं। ये मेरा आई थिंक 5वां या 6वां डोप टेस्ट। हर प्लेयर्स के होते हर हैं, प्लेयर्स के होते हैं, regular मेरे basis। एशियन गेम्स में भी हुए थे, ठीक है, हर चैंपियनशिप में होते थे। हाँ जी, आपको वहीं पे आप चैंपियनशिप में मेडल लेते हो तो वाडा वाले भी ले जाते हैं, इंडिया बिल्कुल में नाडा वाले ले जाते हैं, बाहर वाडा वाले ले जाते हैं। चलो ठीक है। मेरे ऑलरेडी हो रही थी, ये मेरा 5वां 6वां डोप था और हमें ऑलरेडी समझ में आ गया था डोप टीम आ रही है, ऐसा हमारा आउट ऑफ द कंपटीशन है और ये होने वाला है। मेरे पास ऑलरेडी मेरे पेपर्स थे, मेरे सर्जरीज के, मेरी दवाइयों के, जो ऑलरेडी सर्जरी के टाइम इंजेक्ट करी जाती है, जो भी। बट मेरी थोड़ी तबीयत खराब भी चल रही थी, मेरे को यूरिनल इन्फेक्शन हो गया था और मैंने दवाई ली थी, और मैंने वो जो दवाई थी यूरिनल इन्फेक्शन की, वो भी मैंने दिखाई डॉक्टर की। प्रिस्क्रिप्शन था आपके हाँ ऑलरेडी था। जब मैं स्पेन से वापस आई इंडिया में, स्पेन में बहुत ठंड थी, इंडिया में गर्मी थी, मेरे को फीवर भी हुआ, थोड़ा यूरिन इन्फेक्शन हुआ, और जो मेडिसिन थी वो मैंने दिखाई डॉक्टर से, जो नॉर्मली हम नॉर्मल डॉक्टर के पास जाते हैं, उन्होंने फीवर की दवाई दे दी, यूरिन इन्फेक्शन हुआ तो उसकी दवाई दे दी, और वो भी दी। और मैंने ऑलरेडी अपनी सर्जरी की भी रखी हुई थी प्रिस्क्रिप्शन, और जो भी सर्जिकल जो मेडिकेशंस थी वो। तो ऑलरेडी मैंने, जब मुझे पता चला मेरा डोप हुआ और मैं आई पॉजिटिव, तो मैंने उनको दिखाया। ठीक है, डोप टीम को जब मेरे को कोर्ट में बुलाया तो हमारा वहां से ये किस्सा स्टार्ट हुआ। मैंने उनको दिखाया तो उन्होंने बोला कि आपके ऊपर 4 साल का बैन लगेगा, ऐसे करके। तो जब मैंने बोला कि ये कोई पॉइंट ही नहीं है 4 years बैन, आई मीन देयर इज नो पॉइंट फॉर बैन व्हेन आई हैव ऑल लीगल मेडिकेशंस। जब कुछ सब कुछ लीगली है तो इसमें मेरे पे बैन क्यों होना है? तो देन आई हायर अ लॉयर, अ ग्रेट लॉयर। देन वहां पर हमारा ये सुप्रीम कोर्ट तक, हाई कोर्ट तक मैंने इसको फाइल किया अपील करने के लिए। तो देन उन्होंने बोला कि ये जायज केस है। तो उन्होंने बोला वाडा वाला के पास अगर जाएगा, आप वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जो वर्ल्ड एंटायर वर्ल्ड पे देखती है, नाडा इज नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जो हमारे इंडिया में नाडा देखती है नेशनल लेवल पे। तो उन्होंने बोला आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप इसको वाडा तक लेके जाओ, वाडा ने अगर बोल दिया 4 साल का, तो आप उसके बाद दोबारा फाइल नहीं कर सकते, और वो फाइल क्लोज, और 4 साल के लिए आपके पास बैन है। बट अगर अगर दूसरा ऑप्शन ये रहता, अगर वाडा के पास आपको नहीं जाना है, दूसरा ऑप्शन ये है कि हम इसको 2 साल का बैन कर देते हैं, बट आपको लेना पड़ेगा। आप क्या चॉइस करते हो? वाडा वाला तो बड़ा रिस्की है, डाइसी है, क्योंकि वहां फिर अपील बैक नहीं कर सकते। अपील बैक नहीं कर सकते हो आप। यहाँ 2 साल का बैन होगा, लेकिन 2 साल का ही होगा। हाँ, अब उन्होंने 4 साल से मेरी सिचुएशन को समझ के 2 साल का कर दिया था। ये बोले पर होगा, आप मानोगे ना, जब भी हम एजेंसी डोपिंग को देखते हैं या डोप देखते हैं, तो हर किसी के ना जहन में और दिमाग में ये घूमता है कि उसने स्टेरॉइड लिया होगा। हाँ, मतलब कुछ ना कुछ इलीगल लिया है, Illegal आम लिया है। जनता तो यही देखती है। बट आपको मैं एक हकीकत बताऊं डोप की क्या होती है। अगर आप 400 mg से कैफीन भी ज्यादा लेते हो ना, तो डोप में आता है। अगर आपको मैं अभी 3 कप कॉफी के पिला दूं, अभी डोप कराऊं ना आपका मैं टेस्ट, तो आप डोप में आओगे? तो आपने स्टेरॉइड लिया है? मेरा सवाल है आपसे। नहीं, आपको आज फीवर हो गया है, आपने डोलो ले ली, हर कोई ले लेता है, हाँ। 650 mg की होती है डोलो, हाँ बिल्कुल ले ली, हाँ। कल आपका मैं टेस्ट ले लेती हूँ, डोप में आ जाएगा, आपने इलीगल ड्रग Really? लिया है। हाँ जी। ओके, क्योंकि आम जनता, पता है, जैसे मेरा खुद का आप कोई दवाई नहीं ले सकते हो। अगर आपकी खांसी भी हुई है ना, तो आप नहीं ले सकते हो दवाई उस ड्यूरेशन में। आपको पता आपका कल डोप है या 2 दिन में डोप है, तो आप कोई मेडिकेशन, आप कितने भी बीमार हो, नहीं ले सकते हो। तो ये ऐसा नहीं हो गया कि लेट अस सपोज एज ए प्लेयर मेरे को पता हो कि यार 15 दिन बाद डोप होना है, तो मैं उस चीज की तैयारी कर सकता हूँ कि यार मेरे को बुखार भी है तो भी ना करूं। अब मान लो किसी रीजन से हल्का सा फीवर ही था और मैंने डोलो भी खा ली, तो आप हाँ यस, आपके ऊपर बैन लगना है, चाहे आपको वो 1 साल का दे, 6 महीने का दे, पर आपके ऊपर लगेगा। उन्होंने बोला कि आपने किसकी मर्जी से ली, क्योंकि देयर इज अ पॉलिसी। देखो वो लोग अपनी पॉलिसी और टर्म्स पे चल रहे हैं, वो हवा में बातें नहीं कर रहे हैं, उनकी ऑलरेडी पॉलिसीज में लिखा हुआ है। बट हमारे ना इंडिया में इस चीज को इतनी अवेयरनेस नहीं है कि एज एन एथलीट मेरे को पता ही नहीं था
कमिंग टू दैट पॉइंट जो आपने अच्छा पॉइंट हम्म। उठाया कि इसमें ये होता है कि एक ऑप्शन उन्होंने ये दिया हुआ है कि डायरेक्ट बैन नहीं लगाते, अगर आपको कोई मेडिकेशन लेनी है तो आप कुछ शायद कंसल्ट करना होता है कंसल्ट आपको करो, एजेंसी डॉक्टर से। से लो, बट हाँ हाँ, उसका जो टाइमलाइन है वो कम हो जाएगा। ओके पूरी तरह से बच जाओ गारंटी नहीं है अगेन। ओके। तो वो प्रोसेस क्या है फॉर द मतलब कोई एथलीट अगर इसको देख रहा है? एथलीट को मैं यही बोलना चाहूंगी इस पॉडकास्ट से कि आप हमेशा हर साल नाडा और वाडा की वो पॉलिसीज चेंज होती है, अच्छा। हमेशा आप पढ़ो, हमेशा आप उसको कंसर्न में रखो। और ऐसे कोई भी मेडिसिन, चाहे वो सर दर्द की हो, पेट दर्द की हो, जुकाम की हो, गले की हो, पेन किलर क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, ऐसे मत लो। वो आपको कहाँ फंसा दे वो आपको नहीं पता, आपकी लाइफ कैसे टर्न अप कर दे, टर्न अराउंड कर दे वो आपको नहीं पता। वो गलती आप कभी मत करना लाइफ में, बिना बिना कंसर्न और प्रिकॉशियस होके और ये प्रिस्क्राइब करके। ओके, तो यानी कि तो उन्होंने मेरा 2 साल का किया, हम्म एंड देन आई हैव टू अगेन एक्सेप्ट दिस। आई वाज नॉट लेफ्ट विद एनी ऑप्शन फॉर श्योर। अब ये 2 साल का जो बैन था, हाँ ये एक एथलीट को बहुत पीछे ले जाता है, राइट? क्योंकि वो आपका पीक टाइम चल रहा था, मतलब 18 की एज में एक लड़की ने यंगेस्ट लेवल पे, जिस देश में टाइक्वांडो को कोई जानता नहीं है, वहां पर कुछ किया। 19 में वो गोल्ड लेके आ गई साउथ एशियन गेम्स में, और ऑल ऑफ सडन फिर कुछ दिन बाद एक बैन लग जाता है। अब वो 2 साल घर पे रहेगी, नहीं कर सकती, घर पे मतलब नहीं। इन द सेंस उस हाँ, कंपटीशन में नहीं जा मैं नहीं जा सकती सकते आप। जिसके लिए वो प्रिपेयर कर रही हाँ है, जी। जो बिगेस्ट कंपटीशन है, हम्म। राइट? ठीक है। अब पता है ये इसके बारे में जब मैं पढ़ रहा था, डोपिंग और इन सारी चीजों के बारे में, अभी पूरे देश ने देखा था कि ओलंपिक्स जो लास्ट गए हैं, इसमें रेसलिंग में जो हुआ, उसमें वो 100-200 ग्राम के चक्कर में और देश का एक मेडल चला गया, उस बिल्कुल एथलीट का एक मेडल चला गया। बिल्कुल। तो कुछ लोग उनके फेवर में भी थे, एक सिंपैथी आई, लेकिन काफी लोगों का एक बहुत लॉजिकल पॉइंट भी था कि यार तुम्हारे पास पूरी टीम है, आप फर्स्ट टाइम ओलंपिक्स में नहीं जा रहे हो, तो वो 100-200 ग्राम का आपको ध्यान रखना चाहिए था। बट आई थिंक जैसे आपने बताया कि प्रॉब्लम ये है कि एथलीट्स को काफी बार पता नहीं होता, और अगर एक नया एथलीट है तो उसको बिल्कुल ही नहीं पता होता यार, बिल्कुल फंसने के बहुत चांसेस होते हैं। बिल्कुल। 2023 में आई थिंक वेट लिफ्टिंग में भी एक एथलीट थे इंडिया के काफी अच्छे, जिन्होंने 2 कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड दिलाए हैं, उनके ऊपर भी बैन लगा। और इसके अलावा दीपा कर्माकर, जिन्होंने एक सेंसेशन मचाई थी बिल्कुल जिम्नास्टिक बिल्कुल। में, उन पे भी बैन लगा। लगा। तो वो भी कुछ इसी तरीके के थे। द्युति चंद पे भी बैन लगा। हाँ बिल्कुल, उन्होंने आई थिंक वो नेशनल रिकॉर्ड होल्डर है यस इंडिया की, यस। है ना, और रनिंग हाँ, में। और यस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सिल्वर मेडलिस्ट हमारी देश। हमारे यहाँ अवेयरनेस ही नहीं है डोप की। कितने स्पोर्ट्स में कितने एथलीट्स को अवेयर करा जाता है, कितने वर्कशॉप्स होती हैं डोप की, हम जहाँ पे अवेयर करा जाता है कि आपको ये सब नहीं लेना है। ऐसे आपको प्रायर टू चैंपियनशिप्स या आउट ऑफ द कंपटीशन में, आप मानो हमारी टीम नहीं जा रही है, वो आउट ऑफ द कंपटीशन है, तो फिर कोई स्टेरॉइड भी लेगा तो वो कंपटीशन के दरमियान लेगा ना, जब कंपटीशन ही नहीं है परफॉर्मेंस इनहेंस तो करनी उसके होगी। लिए लेगा। तो एक यूरिनल इन्फेक्शन हुआ, यूरिन मेडिसिन डोप में आ रही है, आप बताओ, एंटीबायोटिक्स डोप में आ रही है। पता है, अभी मैं एक काफी बड़े लेवल के एथलीट से एक बार ऐसे डिस्कशन में बैठा हुआ था ऐसे ही, तो उन्होंने मेरे को एक चीज बताई ऐसी डोपिंग वगैरह की और बहुत सारी चीजों की, स्पोर्ट्स वगैरह के डिस्कशन हो रहे थे। तो उन्होंने बताया यार अभी इंडिया में पता है प्रॉब्लम ये है कि यूएस या यूरोप के जो टॉप कंट्रीज हैं, इनके एथलीट्स ना बहुत ज्यादा समझदार हैं। समझदार इन द सेंस, हमारे एथलीट्स बेवकूफ नहीं है, उनके पास रिसोर्सेज ऐसे हैं कि वो एक एक चीज को ऐसे कैलकुलेट कर रहे होते हैं। हमारे एथलीट्स के बेसिक नेसेसिटीज ही नहीं है। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें तो वो तब देखेंगे ना जब उनकी डाइट ही पूरी हो रही है। उन्होंने मेरे को मतलब कुछ डाइट के अराउंड बातचीत चल रही थी कि एमएमए का ही था कुछ, तो दिस मेक सेंस कि यार यहाँ पर स्पोर्ट्स पर्सन को पता ही नहीं है। अब ये सारी चीजें हो चुकी हैं, व्हाट इज नेक्स्ट? अब आप मतलब नेक्स्ट कौन सा टूर्नामेंट है या किस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो एज ए एथलीट, क्या चल रहा है? एज एन एथलीट ऑफ कोर्स हमारे टूर्नामेंट्स फ्लक्चुएट होते रहते हैं। जो आपको मैं एक और बात बताती हूँ कि इस दौरान एशियन गेम्स गया हमारा अभी पिछले साल। तो 2023 में हमारे एशियन गेम्स हुए, तो उसमें मेरी ऑलरेडी मैं क्या बोलते हैं एक्सेप्ट थी खेलने के लिए। आई वॉज द ओनली वन जिसको फाइनल टिकट मिल रही थी। ओके। और हमारे कुछ एथलीट्स थे, उन्होंने लाइक आई थिंक दे वेंट टू कोर्ट उसके लिए कि उनको भी टिकट चाहिए, उनको उनके ट्रायल्स हो, ये हो। तो देयर इज एक टाइमलाइन या एक पॉलिसी होती है, अगर आप लास्ट एशियन गेम्स में रैंक 5th अटेन कर लेते हो या कोई ऑफिशियल चैंपियनशिप उस साल की,
रैंक 5th अटेंड कर लेते हो तो आपकी डायरेक्ट एंट्री होती है फॉर द एशियन गेम्स, ओके, तो जो कि मेरी थी, अच्छा, मुझे कुछ भी नहीं करना था, हाँ, बट बीइंग इन द वैन आई वाजंट अनेबल टू पार्टिसिपेट, ओके, जाना ही नहीं हुआ। एक बिग अपॉर्चुनिटी एक बिग रह, अपॉर्चुनिटी, बट बिग अपॉर्चुनिटी अगर एशियन गेम्स देखा जाए तो वो हर 4 साल में हो रहे हैं, ठीक है, एंड आई फील लाइक द 24 इज द न्यू 14 फॉर मी, ओके, ठीक है। हाई पीक आप बोलते हो 18 साल 19 साल, चाहे मैं 30 साल की भी हो जाऊंगी तो आई विल बी लाइक 18 ओनली, ठीक है, नहीं बिल्कुल हाई पीक बिल्कुल, हाँ, मैरी कॉम को देखो यार, उन्होंने वो बिल्कुल बेंचमार्क सेट किए हैं कि बैक बिल्कुल टू बैक सिर्फ जवानी में नहीं, मदर बनने के बाद भी भाई साहब वर्ल्ड चैंपियन, तो इट कैन बी डन। बिल्कुल बिल्कुल, वो आपकी माइंडसेट के ऊपर है, आपकी मेंटालिटी के ऊपर है, ठीक है। बीइंग एन एथलीट, जब आप वर्ल्ड लेवल पे खेलते हो ना, तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इट टेक्स टू बी द वर्ल्ड नंबर 1। यू नीड टू बी क्लियर, यू नीड टू बी क्रिस्टल क्लियर, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि व्हाट इट टेक्स टू बी, व्हाट सैक्रिफाइसेस आई एम गोना डू टू गेट दैट पोजीशन। तो अगेन विजन होता है नेक्स्ट ईयर, अब हमारा वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर अगेन एशियन गेम्स आ रहा है, कॉमनवेल्थ Okay. गेम्स है, ओके, तो बिग बिग अपॉर्चुनिटीज कमिंग इन द क्यू। ओके, तो नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड कप पे थोड़ी नजर रहेगी, उसके बाद एशियन गेम्स और फिर कॉमनवेल्थ गेम्स। चलो, आई होप सो कि हमें मेडल्स मिले आपके थ्रू उसमें। तो इसके बाद अभी थोड़ी सी आपकी जर्नी समझते हैं, जो स्टार्टिंग में भी डिस्कशन हुआ था कि आपकी लाइफ में 2016 में, जैसे आपने बताया, ताइक्वांडो में आप एंटर किए, तो फैमिली बैकग्राउंड कुछ नहीं था। नहीं, तो सबसे पहले तो थोड़ा सा अपनी फैमिली के बारे में बताओ, क्योंकि किसी भी एथलीट को समझने के लिए ना उसका फैमिली बैकग्राउंड जब समझ में आता है तो बहुत अच्छे से समझ में आता है कि यार उसकी स्ट्रगल क्या रही होगी, क्या चैलेंजेस रहे होंगे। तो आप किस फैमिली से आते हो, किस बैकग्राउंड से आते हो, और फिर ये वो क्लिक कब था कि यार इसको मेरे को एज ए करियर परस्यू करना है? सो व्हेन यू आर बोर्न इन लोअर मिडिल क्लास फैमिली, तो आपके ना सपने फिर बड़े अपने आप हो जाते हैं। आप ना बाहर की दुनिया में जाके ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेते हो, आप अपने घर में ही देख लेते हो मैच्योर, अपने कंधे पे पहले आ जाती हैं अपने अपने आप ही। अपने आप पहले ही मैच्योर हो जाते हो बाहर जाने से, स्टेप डाउन करने से पहले ही। तो बाहर बोलते हैं ना कि बाहर बाहर क्या जाके मैच्योर होगा जब घर में ही देख लिया हो। तो जब आप लोअर मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होते हो तो आपको पता है कि जब आपके पापा मम्मी हाउसवाइफ हैं, जब आपके पापा की भी एक मिनिमल अमाउंट ऑफ इनकम है, जहाँ आपके आपके 4 बहन भाई और हैं, हम 4 बहन भाई हैं, ठीक है। तो वहां पे जब जहाँ मेरी बहन ही मेरे को सपोर्ट कर रही है फाइनेंशियली, शी इज एन इंजीनियर, तो उन्होंने मेरे को काफी सपोर्ट किया। अगेन हमारे मेरे जो 2 भाई हैं उनको भी उन्होंने ही पढ़ाया, हर चीज उन्होंने अपने कंधों पे ली। आई थिंक वो एक मैन ऑफ द हाउस बनी हमारे घर में, तो वो भी कितना सपोर्ट करेंगी, घर लाइक की बड़ी बेटी, हाँ, घर की बड़ी बहुत बेटी, रिस्पॉन्सिबल होती है। बहुत ज्यादा। तो मतलब वो एक मेरा माँ बाप वही वही बनी, ठीक है। तो उन्होंने, आप देखिए कि जब मेरे भाई लोग पढ़ रहे थे और जब मैं बहुत छोटी भी थी, तो मतलब पढ़ क्या रहे थे, जब वो मास्टर्स कर रहे थे, ग्रेजुएशन कर रहे थे, तो वो मेरे को भी तब सपोर्ट कर रही थी। एक एथलीट को जब आपको पता है कि मार्शल आर्ट्स में एक ऐसे अनरिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट में आना है, तो उसको डबल पैसा चाहिए, ठीक है। अच्छी एकेडमी के लिए, अच्छी ट्रेनिंग के लिए, अच्छे सप्लीमेंट्स के लिए, अच्छी डाइट के लिए। और हमारे टाइकोंडो में ना एक बात क्या होती है कि हमें रैंकिंग बढ़ानी होती है अपने ओपन टूर्नामेंट्स के लिए, तो उसका बेयर कोई अमाउंट कोई और नहीं करता, वो आपको सेल्फ करना पड़ता है। ओके, तो लेट्स से अगर आपको 5 चैंपियनशिप खेलनी है साल में, तो आपको 5 चैंपियनशिप टारगेट कर रहे हो, तो आपको एशिया में कर रहे हो, यूरोप में कर रहे हो, तो आपको खुद ही पैसा देना पड़ेगा, कोई लगभग और नहीं आ कितना रहा। लग जाएगा 5 चैंपियनशिप? एशिया में खेलोगे हर एक चैंपियनशिप का 1 से 1.5 लाख तो लगेगा, यूरोप में खेलोगे तो 2 लाख लगेगा, तो एक चैंपियनशिप तो आपको कम से कम 10 लाख रुपए तो आपको खेलने खेलने के चाहिए। उसके अलावा आपकी ट्रेनिंग के, उसके अलावा आपके खाने के, आपके रहने के, आपके ट्रेनिंग एक्सपेंस, आपके इक्विपमेंट्स आते हैं। हमारे जो गार्ड्स हो जाते हैं वो फट जाते हैं, हर 3 महीने में हमें खरीदने, हमें हर 3 महीने अपनी ड्रेस चाहिए, हमें किट चाहिए, उसका पैसा अलग। तो मेरा सपना था, मुझे पता था कि मेरी घर की स्थिति बड़ी खराब है, तो मुझे आईएएस बनना है, ठीक है। ओके, तो मेरे को बड़ा इंटरेस्ट था उसमें बनने में, क्यों आईएएस। आईएएस क्यों? मेरे को सोशल स्टडीज, जनरल नॉलेज बड़ी अट्रैक्ट करती थी स्टार्टिंग से। मुझे ना मैं वो क्यूरियोसिटी चाइल्ड था ना कि मुझे उसकी बाल की जड़ों तक जाने की, ऐसे क्यों हुआ, ऐसे हुआ तो उससे पहले ऐसे क्यों हुआ। ओके, तो मैं स्कूल में भी और अपनी मम्मी का भी हमेशा लाइक चलता रहता था मेरा उनके साथ कॉन्वर्जेशन की अकबर के पाप कौन थे, वो कौन था, ऐसा क्यों होता है दुनिया में, ये क्यों होता है, ऐसे वैसे करके मैं बड़ी चीजें ना जानती रहती थी उनसे। तो मुझे लगा कि मेरी फील्ड यही है, आईएएस, जो मुझे अट्रैक्ट करती है और मैं बनना भी चाहूंगी। सडनली आउट ऑफ नोवेयर मैं बड़ी ना शॉर्ट टेम्पर्ड चाइल्ड भी थी,
ठीक है। तो मुझे लगा अभी चलो चैनलाइज सही हो गई मेरी एनर्जी, नहीं तो बड़ा गड़बड़ वाला मामला था। शॉर्ट टेम्पर थी, छोटी छोटी चीजों पे गुस्सा आ जाना, लड़ाई कर देना, खुद से नहीं, कोई पोक करे तो हाँ रिवर्ट बैक अच्छे से देना, बढ़िया। फिर तो स्कूल में ऐसी लड़ाई हो गई, लड़ाई लड़ाई में मैंने मतलब एक्शन हीरो निकल गया, मुझे लग रहा है हीरोइन भी नहीं, हीरो हीरोइन पता नहीं क्या क्या निकल गया, और लड़ाई हो गई। और जब लड़ाई हुई तो हमारे स्कूल के जो टीचर थे उन्होंने देखा, अरे ये तो बढ़िया बच्चा है, उन्होंने मेरे में उस रुकवाने के चक्कर में ये नहीं देखा कि रोके बच्चे को, एक लड़की को स्कर्ट पहने हुए हाँ लड़के को मार रही है, लड़के को मार रही है, और ये नहीं देखा कि रोके। उन्होंने देखा अरे यार इसको तो यार मार्शल आर्टिस्ट बनाना चाहिए, अरे तो बहुत ही बढ़िया लड़की है। मेरे को दंगल मूवी का वो सीन याद आ रहा है बोला अरे इसको तो पकड़ लेते हैं। उन्होंने मेरे को पकड़ा, उन्होंने बोला आजा, मैं यहाँ ट्रेनिंग कर, तू ये कर वो कर। अच्छा। सर क्या करना है इस बकवास स्पोर्ट का करके? कौन सी क्लास की बात है? आई थिंक 9-10 की बात है ये, मैं आपको सच बताऊं। यार उस लड़के का तो आपने ईगो तोड़ दिया यार, ये तो बहुत बुरा किया। 8-9-10 मतलब ऐसी, मतलब मैं बता नहीं सकती एग्जैक्टली, मुझे याद नहीं, मतलब 2014-15 की बात मैं आपको बताऊं तो। ठीक है। तो जब ये हुआ हादसा तो उन्होंने मेरी ना टैलेंट को परखा। मैं ये बताना चाहूंगी बहुत कम दुनिया में लोग होते हैं जो आपके टैलेंट को परखे। ठीक है, सब आपकी मतलब ना गलतियों को देखेंगे, कोई नजरअंदाज नहीं करेगा उनकी गलतियों को। ठीक है, उन्होंने वो गलती नहीं देखी, उन्होंने मेरा वो टैलेंट देखा कि यार ये बच्चा अपनी एनर्जी को अच्छी जगह चैनलाइज करे ना तो बढ़िया बन सकता है। तो उन्होंने मेरे को पकड़ लिया और उन्होंने बोला तू कर, थोड़ा ट्राई दे। जब ट्राई दिया, जब ट्रेनिंग में मेरी नाक फूटती थी, डेली खून निकलता था, यहाँ फूटे, ऐसे फूटे फूटे, तो मुझे ना किक मिली लाइफ में। और मुझे लगता है ना हर इंसान को ना लाइफ में किक मिलना बड़ा जरूरी है। अगर वो किक नहीं मिलेगी ना तो वो कुछ करने का ना बड़ा नहीं सोचेगा, वो बैरियर ब्रेक करने का नहीं सोचेगा, उसका ना माइंडसेट चेंज नहीं होगा, पर्सपेक्टिव चेंज नहीं होगा चीजों को लेके। तो जब मुझे किक मिली तो मुझे समझ में आया कि जिस चीज को मुझे पाना था वो असल में वो नहीं था, वो एक जरिया था यहाँ तक पहुंचने का। तो आईएएस तो बस एक जरिया था जो कि मैं टाइकोंडो ज्वाइन कर लूं। तो मुझे उस सपने में मुझे एक और सपना दिखा जो मुझे हकीकत में बदलने का, एक जो ख्वाब होता है ना, वो एक एनर्जी वो चैनलाइज करने का एक मुझे लगा मुकाम है, इसको मैं कर सकती हूँ, इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से कर सकती हूँ। तो मुझे लगा कि ये करना जरूरी है। तो उन्होंने मुझे खुद ही बोला था कि तू एक प्रोफेशनल कोच हायर कर, क्योंकि मैं इतना तक ही तेरे को कर सकता हूँ। इट्स बेटर यू हायर अ ग्रेट प्रोफेशनल कोच वेयर यू कैन टेक योर विजन्स और गोल्स टू अकम्प्लिश देम। तो तब मैंने आपको जो बताया, हमारे जो मास्टर आए थे, अफगानी जो कोच आए थे, तभी 2014 में आई थिंक आ गए थे उन्होंने। फिर 2 साल के अंदर ही अपनी एकेडमी खोल ली थी, तो फिर मैंने उनके पास 16 में ज्वाइन कर लिया। यार ये ना आपने एक बहुत अच्छी चीज बताई कि बचपन में आप किसी भी बच्चे से पूछोगे ना, हर एक इंटरवल पे चीजें चेंज होती रहती है। कभी कोई पायलट बनना चाहता है ना, किसी को आईएएस बनना है, किसी को ये बनना है, किसी को कुछ बनना है, एस्ट्रोनॉट बनना है। उस समय रियलिटी ये है कि यार मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता होता क्या करना है। जिसको जो फैंसी लग रहा होता है ना, जो अट्रैक्टिव लग रहा होता है, बच्चा वो बोल देता है। लेकिन लाइफ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सही समय पे आप ये समझो कि आपके अंदर टैलेंट क्या है, क्योंकि यू आर बॉर्न विद सर्टेन थिंग्स। बिल्कुल, नो डाउट आप किसी भी फील्ड में इनहेंस कर सकते हो, आपकी मेहनत आपको यहाँ से यहाँ ले जा सकती है, बट कुछ चीजों के साथ आप बॉर्न होते हो, और अगर वो है तो यार उसको लेवरेज करो ना। लेट अस सपोज जैसे आपके केस में, ताकि भाई लड़के को पीट रही है, यार इसमें है स्किल है, मार सकती है, ये वो देखा गया। किसी में स्पीकिंग के स्किल्स हैं, किसी में बकैती करने की होती है, स्टैंड अप कॉमेडियन बन जाओ। तो ये एक अच्छा पॉइंट है कि समझो कि आप किस चीज के लिए बने हो, बिल्कुल आपकी मेंटल स्टेट, फिजिकल स्टेट क्या सपोर्ट कर रही है, और उसे लिवरेज करो तो शायद एक एज मिल जाता है। क्योंकि जब आपके घर में एक लड़की मैन ऑफ द हाउस बन जाए ना, जब बड़ी बहन, एक बड़ी बेटी जब बन जाए ना, तो तब आप लड़का लड़की नहीं देखते हो एज अ सिबलिंग लाइफ में कोई कहीं पे भी। तो जब मैं उसको मार भी रही थी ना, मैं ह्यूमन ही देख रही थी, मैं ये नहीं देख रही थी लड़का वो लड़के को मार दिया मैंने, मेरा वो रिएक्शन नहीं था, क्योंकि मैंने बचपन से वो चीजें दीदी के साथ मतलब होते हुए तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बट ऐसा देखा कि शी वॉज द मैन ऑफ द हाउस। ठीक है,
तो हर चीज वो संभाल रही हैं, तो मेरे में वो नहीं रहा, वो एक लड़की है, बिल्कुल वो एक डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहा कभी भी, लड़की है तो ये कर रही है, लड़का है ये कर रही है। तो हमारे एथिक्स और मॉरल्स हमेशा से ये रहे कि लड़का है तो ये नहीं करेगा, ऐसा कुछ हम्म ऑलरेडी पॉलिसीज में नहीं लिखा कि लड़का तो ये करेगा, लड़की है तो ये करेगी। बिल्कुल लड़की है तो भी मैन ऑफ द हाउस बन सकती है, लड़का है तो भी मैन ऑफ द हाउस बन सकता है। बिल्कुल तो वो चीजें मेरी ऑलरेडी इंटेलेक्चुअल में बस गई थी, बैक ऑफ बचपन द से माइंड में बैक ऑफ द थी। माइंड में थी। तो अगर मैं मार भी रही हूँ लड़के को तो मैं ये नहीं देखती थी वो लड़का है मैं से पिट जाऊंगी, ये वो हम्म लड़का है तो क्या हुआ। अच्छा, एक पर्सनल क्वेश्चन पूछता हूँ। हम्म अभी तो काफी प्रैक्टिस वगैरह भी कर चुके हो आप, सेल्फ डिफेंस में खुद को कहाँ देखते हो? मतलब आज अगर सड़क पे लड़ाई हो जाए, हम्म है ना, तो यहाँ कशिश मलिक है, यहाँ एक लड़का है, क्या एंड रिजल्ट होगा? एंड रिजल्ट देखो, अगर वही बात है कि ब्लग वग जाएगी उसके, हॉस्पिटल चले जाएगा और क्या। अच्छा, चलो इसको थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज करते हैं कि मतलब उन्हें प्रैक्टिकल साइड में हाँ आपसे हाँ समझना बिल्कुल, चाहूंगा, जोक्स अपार्ट, है ना, क्योंकि हमने ना काफी सेल्फ डिफेंस पे बात हाँ की है हाँ अपने बिल्कुल पॉडकास्ट में, और लोगों को काफी अच्छा रिएक्शन भी मिला उस चीज पे। तो जब सेल्फ डिफेंस की बात आती है तो एक लड़की और एक लड़के में ना कहीं फिजिकल एनर्जी में एक डिफरेंस होता है, ठीक है? बिल्कुल एंड यू आर सेइंग कि भाई आपके सामने अगर एक लड़का होगा तो यू कैन कॉम्पिटिट, कोई दिक्कत नहीं है, और इनफैक्ट मेरे को ऐसा लगता है, शायद आपको ऐसा लगता है कि आप तो पेल ही दोगे उसको, तो बिल्कुल। ठीक है। दो आ जाए तो यार हो सकता है लड़का भी पिट जाए, डिपेंडिंग। तो एक फीमेल के सेल्फ डिफेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या लगती है? एक नॉर्मल जो लड़की है, जो मतलब ऐसे एथलीट नहीं है, ताइक्वांडो वगैरह एमएमए वगैरह कुछ नहीं सीखा। उसका माइंडसेट, हम जब पैदा होते हैं ना जिंदगी में, हम्म हम करेज लेके या फियर लेके पैदा नहीं होते, हम उसे बनाते हैं। आपने कभी सुना है अरे वो तो बड़ा बहादुर पैदा हुआ बच्चा, जैसी पैदा हुआ बहादुरी दिखा दी उसने। सुंदर पैदा हुआ, ये सुनते भगवानों के केस में अलग है, हाँ। बट बीइंग ए नॉर्मल पर्सन कमिंग टू द प्रैक्टिकल वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड में हम्म इट डजंट अलाइन। हम्म जब आप पैदा होते हो करेज बनाया जाता है, फियर को भी बनाया जाता है, तो वो आपके ऊपर है। मैं वही लड़कियों से बोलना चाहूंगी, या तो आप करेज के सिक्के को बना लो अपना दोस्ती, अपना साथी, या अपने डर के साथी को अपने सिक्के को बना लो अपना। दो ही ऑप्शन आपके पास, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है देयर इज अ डिफरेंस फिजिकल एट्रीब्यूट में ऑलरेडी है। वो है तो है, वो एक्सेप्ट करो आप। ठीक है। इवन मैं भी 3 लड़कों से या 2 लड़कों से नहीं लड़ूंगी, ठीक है। इवन दो बीइंग एन मार्शल आर्टिस्ट, आप कितनों से लड़ लोगे? सही नहीं बात। लड़ पाओगे, क्योंकि वो फिजिकल एट्रीब्यूट है। हम्म वन ऑन वन इज अ डिफरेंट केस, ठीक है। बट जब आपको पता आपका फिजिकल एट्रीब्यूट उस टाइम का नहीं है, पहली बात करेज होना बहुत जरूरी है, और वो करेज के साथ माइंड के साथ उसको सम हाउ अलाइन करना, एक साथ चलाना जरूरी है। करेज क्या डिफरेंस ला देगा? मान लो एक लड़की है, हम्म ठीक है, वो किसी सिचुएशन में फंस गई, एंड प्रैक्टिकली मान लो सामने एक या दो लड़के हैं, एक सिनेरियो में घुसते हैं, ठीक है, तो वो अनसेफ फील कर रही है वहां, बिल्कुल। तो अब क्या करना चाहिए उसे? महाराज जनाब, मैं क्या बोलूं, जो हिम्मत है ना, हम्म वो वो आपको ना अपाहिज से मुकम्मल जहां तक ले जाती है, ठीक है। तो हिम्मत तो बहुत बड़ी चीज है जिंदगी में, अगर हिम्मत नहीं है ना तो इंसान जिंदा होके भी अपाहिज है। तो हिम्मत बहुत बड़ी चीज है, अगर करेज ही नहीं है आपके पास हम्म तो आप जिंदगी में एक स्टेप भी नहीं चढ़ सकते हो लाइफ में। मतलब अगर आपको सिचुएशन से भागना भी है, हाँ, अगर आपको लड़ना भी नहीं है मान लो, तो भागने के लिए भी करेज चाहिए। करेज चाहिए, हिम्मत होगी तो हिम्मत भाग चाहिए, पाओगे। हौसला चाहिए। अपने आप को हौसला दिलाना जरूरी है, चाहे आप उसको प्रिटेंड करो फेक सामने वाले को, चाहे आप अंदर से डर रहे हो पर हम्म मैं दिखा रही हूँ मैं डर नहीं रही, वो प्रिटेंड भी ना आपके काम आएगा। नकलीपन दिखा दो चाहे, हम्म अरे मैं नहीं डर रही, तो सामने वाले को क्या लगेगा, अरे तू डर ही नहीं रही यार, इसमें बड़ा हिम्मत है। चाहे हिम्मत नकली दिखाओ, पर दिखाओ, वो बोलते हैं ना दिखानी जरूरी है। कॉन्फिडेंस या फेक कॉन्फिडेंस, वो आपको अंदर आपको से पता पता है, है सामने सामने। वाले को नहीं पता है। एग्जैक्टली बिल्कुल अब इसमें देखो वंस इन सिचुएशन में तो कुछ भी हो सकता है, बट बिल्कुल। यूजुअली दैट मेक सेंस कि यार मान लो ऐसी स्थिति में आप फंस गए हो, तो शायद काफी लोग बैकआउट कर जाएंगे अगर लड़की दिखेगी यार इसमें एग्रेशन। और इसके ऊपर ना काफी रिसर्च वगैरह भी हुई है कि जिस लड़की की फिजिकल अपीयरेंस से, उसके मतलब हाव भाव से दिखता है ना कि यार ये कुछ डेंजर क्रिएट कर सकती है हाँ या हाँ ये रेजिस्ट कर सकती है, तो जो इस तरीके की विकृत सोच वाले लोग होते हैं वो उसको मतलब अपना टारगेट बनाना भी नहीं चाहते, बिल्कुल क्योंकि एक डर उनमें भी आता है। बिल्कुल। नाउ कमिंग टू द एथलीट साइड ऑफ द थिंग, हम्म एक एथलीट की जर्नी कैसी होती है? मतलब आपकी जर्नी कैसी है, ट्रेनिंग किस तरीके से वर्क करती है? क्योंकि
मतलब वर्ल्ड लेवल पे नंबर 5 पे आना, उसको अब और आगे आप निखारना चाहते हो, तो ट्रेनिंग किस तरीके से वर्क कर रही है? इन जनरल आप कुछ ना कुछ करते होगे शायद, स्ट्रेंथ के लिए, एंड्योरेंस के लिए, इन सारी चीजों के लिए, और ताइक्वांडो के लिए स्पेसिफिकली क्या ट्रेन करते हो? हमारी 2 तरह की ट्रेनिंग होती है, ऑफ कोर्स ऑन द बॉडी फिजिकल साइड एंड सेकंड हमारा टेक्निकल साइड। ओके। टेक्निकल साइड कम्स टू द गेम पॉइंट, ठीक है? हम्म। आप अपनी गेम में कैसे वो टेक्निकल साइड्स को शार्प कर रहे हो, उसको अच्छे से वेपन बना पा रहे हो, इनहैंस कर रहे हो, ठीक है? वो टेक्निकल साइड ऑफ कोर्स कोच और आपके कम्युनिकेशन के बीच में रहती है। उनको पता है कि अभी प्रायर टू द कंपटीशन में क्या ट्रेनिंग प्लान फॉलो करना है। हम्म। अभी ऑफ सीजन चल रहा है, ऑफ सीजन का मतलब जहाँ कोई टूर्नामेंट्स नहीं है। हम्म। ऑफ सीजन उन्हें बोला जाता है, एथलीट की भाषा में ऑफ सीजन को ये बोलते हैं। ओके। तो तब हमको इसको क्या ट्रेनिंग देनी है? हम्म। अभी ऑफ सीजन चल रहा है तो इसकी लोडिंग हम हैवी कर देंगे, ट्रेनिंग बहुत दबा के करवाएंगे, ठीक है? एक वो चलता है। अब चैंपियनशिप नजदीक आ रही है, अभी लोड कैसा रखना है, ट्रेनिंग का ज्यादा रखना है, कम रखना है, वो कोच को पता है, वो कोच का काम है। ओके। बस आपको जाना है, वो फॉलो करना है और अपनी चीजों को उनके साथ बताना है। कम्युनिकेशन में वो गैप नहीं आना चाहिए कि जहाँ पे आप ये बोलो आज मैं थकी हुई हूँ पर आप कोच को नहीं बता रहे हो, या आपकी वो स्किल नहीं निकल पा रही, आप कोच को नहीं बता रहे हो, तो वो गैप नहीं आना चाहिए। तो एक वो कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है एक एथलीट कोच का। हमारी जो फिजिकल ट्रेनिंग रहती है, अगेन वो भी डिपेंड है कि आपकी ट्रेनिंग और चैंपियनशिप जैसे स्किल ट्रेनिंग हो रही है। अभी फिजिकल ट्रेनिंग में हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि इसकी स्किल और अच्छे से डेवलप हो जाए। तो दोनों को चलना एक तरह से बहुत जरूरी है, हमारी फिजिकल ट्रेनिंग भी और स्किल ट्रेनिंग भी। फिजिकल ट्रेनिंग हमें हेल्प करती है कि हमारी इंजरीज ना हो। कोई भी मार्शल आर्टिस्ट होगा, आप देखना वो फिजिकल ट्रेन जरूर कर रहा है, बिकॉज कोई भी स्पोर्ट हो, नॉट इवन मार्शल आर्ट्स, बट हर स्पोर्ट में ना फिजिकल ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। लेट्स से क्रिकेट की फिजिकल रिक्वायरमेंट कम है क्योंकि उनको धुलाई नहीं खानी है, हमें पिटना भी है, ठीक है? तो मैं पिटने के लिए फिजिकल रेडी बहुत होना जरूरी है। हाँ। तो हर गेम की फिजिकल रिक्वायरमेंट अलग अलग लेवल पे रिक्वायर है, तो हमारी फिजिकल रिक्वायरमेंट कुछ ज्यादा ही है। क्या ज्यादा है, मतलब क्या क्या चाहिए होता है? जैसे हमारे को ओवरऑल प्लायो में, एंड्योरेंस में, एक्सप्लोसिव में, पावर में, स्पीड में, हमारा ना बहुत स्पीड गेम है, फ्लेक्सिबल गेम है, क्योंकि हमारा 95% लेग्स गेम है, 5% मुश्किल से हमारा हाथों का गेम है, जहाँ पे हम बस चेस्ट गार्ड पे हम लोग ब्लॉक करके या पंच कर सकते हैं। 95% मोर ओवर आप लातों से खेल रहे हो तो आपके लात बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, ठीक है? लातों की ट्रेनिंग होती है, इवन आपके अपने शिन्स बहुत स्ट्रांग करने पड़ते हैं, अपने नीज बहुत स्ट्रांग करने पड़ते हैं, अपने जॉइंट बहुत स्ट्रांग करने पड़ते हैं, आपके हिप फ्लेक्सर होने चाहिए, इतनी मोबिलिटी होनी चाहिए कि आप अपनी किक को ऊपर नीचे नीचे ऊपर लगा सको, ठीक है? जगह से निकल सको। आपका रिएक्शन बहुत तेज होना चाहिए क्योंकि मिली सेकेंड में आपने आंख ब्लिंक करी, ऐसे किया, किक निकल जाएगी, किक निकल के जाएगी, पड़ जाएगी, और पड़ जाएगी तो आप आँख खोलोगे अगली हॉस्पिटल में होगे, ऐसा होता है। ओके। इसको डिकोड करते हैं थोड़ा सा और डिटेल में। बिल्कुल। जैसे मुझे नहीं पता आपका रूटीन कैसे चलता है, बट आई वॉन्ट टू फील दैट थिंग कि आपका जो एक दिन होता है ना, जब इसको तब समझते हैं जब आप पीक पे वर्कआउट वगैरह सब कुछ कर रहे होते हो, तो वो किस तरीके से वर्क करता है? जस्ट वॉक मी थ्रू इट कि यार मैं सुबह इतने बजे उठूंगी, आई जस्ट वॉन्ट टू फील दैट हीट कि यार क्या काम होता है। मान लो जैसे एक तो ये हो सकता है कि बताओ यार मैं 2 घंटे जिम गई, उसके बाद 2 घंटे मैंने प्रैक्टिस की, ये एकदम वेगली हो गया। एक चीज होती है कि यू मेक मी फील कि यार ये 2 घंटे ये चीजें चलती है कार्तिक, इतनी हालत खराब हो जाती है, उसके बाद ये चलता है। बिल्कुल। क्योंकि मैंने आपके 1-2 इंटरव्यूज वगैरह देखे थे जहां पर मतलब मेरे को ऐसा तक उसमें देखने को मिला, जो शायद ताइक्वांडो के प्लेयर वो बता रहे थे कि पेन की वजह से, उस शायद सर्जरी के बाद का टाइम था, कि इतना पेन हो रहा था कि ये रो रही है लेकिन स्टिल इसको प्रैक्टिस करनी पड़ रही है, रोते रोते कर रही है। तो जस्ट वॉक मी थ्रू इट। मैं दिल्ली बेस्ड हूँ, तो मेरी ट्रेनिंग दोनों सेंटर्स, एसएनसी सेंटर मतलब स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग फिजिकल सेंटर मेरा गुड़गांव में है, एंड मेरा टाइकोंडो सेंटर भी गुड़गांव में है। हालांकि थोड़ा सा दोनों का जो डिस्टेंस है नजदीक है, ज्यादा दूर नहीं है, 15 से 20 मिनट है, पर दिल्ली से गुड़गांव ट्रैवल करना 2.5 घंटे लग जाते हैं वन वे में। तो दिन के 2.5 घंटे 5 घंटे आपकी ट्रैवलिंग में जा रहे हैं, तो मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है क्योंकि मेट्रो पकड़नी होती है। तो अगर मैं मेट्रो नहीं पकड़ती तो ट्रैवल करके जाती हूँ विद व्हीकल, तो मुझे ट्रैफिक ना मिले। तो मैं 5 साढ़े 5 बजे सुबह उठती हूँ, ठीक है? उठने के बाद रेडी होके आई टेक अब छोटा सा एक मिनी ब्रेकफास्ट जिसको बोलते हैं, वो मैं करती हूँ, ठीक है? वो करने के बाद रेडी होने के बाद मैं ट्रैवल करके पहुंचती हूँ अपने फिजिकल सेंटर पे। फिजिकल सेंटर में लगभग 2 घंटे मेरी ट्रेनिंग चलती है। आप मानो 7 से 9:30 या 8 बजे से भी चलती है ट्रेनिंग, तो 10 साढ़े 10 बजे तक खत्म होती है। क्या चलता है उसमें थोड़ा सा? ट्रेनिंग के अंदर
अब प्लायोमेट्रिक्स, अगर उन्होंने बोला कोच ने कि आज वेट ट्रेनिंग है, अच्छा, तो वेट ट्रेनिंग चलेगी आज, ठीक है, हैवी वेट ट्रेनिंग, ओके, कि स्क्वाट कर रहे हैं, लंजेस कर रहे हैं, पुशअप्स बोले हैं, पुलअप्स बोले हैं, 2 बॉक्स जंप घंटे बोली है। रगड़ा जाएगा 2 भयंकर। घंटे, यस बिल्कुल, ट्रेनिंग प्लान उनका फॉलो किया जाएगा, कोच खड़े हैं, वो देखेंगे आपको, पूरी ट्रेनिंग कराएंगे 2 घंटे। हुँ, 2 घंटे के बाद मैं अपना प्रोटीन या जो भी होता है वो आप कंज्यूम करते हो, उसके बाद खाना खाते हो, लगभग शावर वावर लेके 12 बज जाते हैं, ठीक है, आपका लंच का टाइम हो जाता है आराम से, उससे पहले आप हुँ, थोड़ा सा आप जो भी स्नैक ले लेते हो, खा लेते हो ट्रेनिंग के बाद जल्दी से, हुँ, ठीक है, वो करने के बाद आप लंच खाते हो, 12 बज जाते हैं, 12:30 बज जाते हैं, कोशिश करते हो कि आप नैप लो, बट मैं साथ में पढ़ाई भी कर रही हूँ, तो मुझे पढ़ना भी होता है, उसी के बीच में मुझे अपना टाइम भी निकालना है, क्योंकि मैं मास्टर्स कर रही हूँ, तो मुझे पढ़ना भी है। ओके, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 3 घंटे वो अपने यूटिलाइज़ करूँ पढ़ने के लिए। अगर बहुत ज़्यादा थकी हूँ, नहीं पढ़ पाती हूँ, तो मैं नैप लेती हूँ। वो 2 या 3 घंटे का नैप ल रहता है, मैं वहीं सेंटर में सोती हूँ। फिर अच्छा, मैं वहाँ से उठ के जाती हूँ अपने शाम वाले दूसरे सेंटर में। ओके, ठीक है? जो कि सेक्टर थोड़ी दूरी पे है, मतलब हुँ, 10 प 15 का 5-10 सेक्टर दूरी पे है, ज़्यादा दूर नहीं है। फिर मैं अगेन ट्रैवल करती हूँ, वहाँ जाती हूँ, वहाँ लगभग ढाई घंटे ट्रेनिंग चलती है हमारी। 2 से ढाई अगेन दोबारा ट्रेनिंग चलती है हमारी। वो इस टेक्निकल साइड ट्रेनिंग चलती है, ओके, फाइटिंग चलती है, जिसको हम बोलते हैं ना फाइट सेशंस, ओके, जो ताइक्वांडो सेशंस होते हैं, वो हुँ, वहाँ चलता है। तो ओके, मैं वहाँ जाके ट्रेनिंग करती हूँ। ट्रेनिंग करने के बाद फिर मैं ट्रैवल डाउन करती हूँ मेट्रो से, जो कि मुझे 2.5 घंटे लग जाते हैं। मैं अपना थोड़ा-सा वही मिनी स्नैक्स जो होता है, वो मैं कैरी करती हूँ। वो ट्रेनिंग के बाद दोबारा मैं सेकंड सेशन के बाद खाती हूँ। हुँ, ट्रैवल ट्रैवल कर रही होती हूँ, खाना खा रही होती हूँ मेट्रो के अंदर, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि लेट डिनर ना करूँ। हुँ, कि मैं लेट्स से 8:30 बजे मेट्रो में बैठी, तो मैं ऑलरेडी मैंने अपना खाना मैं वहाँ पे बैठे-बैठे या खड़े होके, क्योंकि सीट तो मिलती नहीं है, अब 2.5 घंटे खड़े होके जाना पड़ेगा, तो मैं खड़े होके ही खाना खा रही होती हूँ। और अगर नहीं खड़े होके जगह भी नहीं मिलती, क्योंकि पता है गुड़गाँव वालों दिल्ली को जो मेट्रो सुन रहे होंगे, हुडा सिटी सेंटर से जो चढ़ते हैं, सीट नहीं देते हैं बिल्कुल भी। तो आपको फिर अब जो मेरा स्टेशन आता है, फिर थोड़ा मैं बैठ के जल्दी से खाना खाती हूँ, जिससे मुझे दूसरी मेट्रो पकड़नी होती है। तो ऐसे 4 मेट्रो मेरे को बदल के घर पहुँचना होता है, जो कि मैं 10:30 बज जाते हैं मुझे पहुँचते-पहुँचते। जैसे ही पहुँचती हूँ, बैग रखती हूँ, चेंज-वेंज करती हूँ, 11 बज जाते हैं, और मैं लाइट बंद, और मेरी आँखों की लाइट बंद, बैटरी बंद, और मैं सो जाती हूँ। तो मतलब तो दिल्ली ये में दिन, 1 दिन का ये मेरा रूटीन है। ओके, तो दिल्ली मेट्रो में कोई लड़की अगर खाना खा रही है खड़े होके, तो कोई भी खा रही हो, उसको सीट दे सीट दो दे मेरे देना भाइयों चाहिए। और बहनों, वो इंडिया की टॉप एथलीट हो सकती है, जिसके आस खाना खाने तक का समय नहीं है, क्योंकि उसको मास्टर्स भी करनी है, देश के लिए मेडल्स भी लाने हैं और बहुत सारी चीजें भी करनी है। बिल्कुल। अब ऐसे में ना एक चीज जो स्टार्टिंग में आपने बोली थी, स्पॉन्सरशिप जो होती है, हाँ जी, ये आज के टाइम पे ना बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करती है। अभी ना बिल्कुल। हमने एक एपिसोड किया था यशपाल सिंह सर के साथ एमएमए के ऊपर, उन्होंने इस पे बहुत एम्फेसाइज किया था, डिटेल में समझाया था कि यार आज के दिन ना प्लेयर के लिए उसकी सोशल मीडिया का ग्रो करना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि उसकी क्या टोरेबाजी है, उसकी क्या हवाबाजी है, उसकी क्या पीआर है, उसके हिसाब से फिर ब्रांड्स उसको रीच आउट करते हैं, राइट? तो स्पॉन्सरशिप का क्या रोल आपको लगता है? क्योंकि मतलब मैं सर्च कर रहा था, शायद आप विराट कोहली की जो कुछ फॉर्म वगैरह है जिनको वो लीड करते हैं एथलीट्स वगैरह के लिए, उससे भी एसोसिएटेड है, राइट? राइट, बट इनिशियल टाइम पे यस, बट ऑल्सो अगर एक देखा जाए तो हाँ भी और ना भी, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाते हैं। हम्म, आप जो भी करते हो आप कॉन्ट्रैक्ट, स्पॉन्सरशिप बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती है आपकी एज एन एथलीट करियर। अगर स्पॉन्सरशिप्स नहीं है, तो आप अपनी जेब से, अपने घर वालों से कब तक पैसा लगाओगे? लोअर मिडिल क्लास फैमिली तो फिर नहीं लगाएगा, फिर इंसान के दिमाग में यही आता है, 80% जो लोग हमारे एथलीट सोचते हैं, जॉब ले लें, बस सेटल डाउन हो जाए, कोई भी जॉब आ रही है, गवर्नमेंट जॉब ले ले और सेटल डाउन हो जाए। आई थिंक ये रीजन हो सकता है, काफी बार हमें देखने को मिलता है, लोग पता है क्या बोलते हैं, यार ये स्पोर्ट्समैन है, मेडल के लिए नहीं खेल रहे, इनको चाहिए कि एक बढ़िया गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। देखिए, हम उनको ब्लेम भी तो नहीं कर सकते ना, उनके पास स्पॉन्सरशिप्स आ भी तो नहीं रही ना, हम्म, उनकी घर की स्थिति भी तो देखिए आप। हम उनको कैसे ब्लेम ब्लेम कर दें, जब उन्होंने ओलंपिक सपना देखा, हम्म, जब वो रियल वर्ल्ड में कूदे, हम्म, जब गए, उनको पता चला, अरे ओलंपिक सपना तो सपना है, पर वहां तक पहुंचने के लिए तो पैसा भी चाहिए, घर में ये भी रोटी भी तो चाहिए, बननी वो भी चाहिए। चाहिए। तो मैं अपनी घर की स्थिति देखूं या अपनी स्थिति देखूं या ओलंपिक सपना देखूं, वो करना तो चाहते हैं। आज आप उनको पैसा दो, स्पॉन्सरशिप दो, रिसोर्सेज दो, देखना हर गली गली में बच्चा ओलंपिक ना बने हमारे भारत का। मतलब पोटेंशियल है, बट 100% पोटेंशियल, जितने में नहीं है ना पोटेंशियल, वो किसी देश में नहीं है, मैं मानती हूँ, जितने मेहनती हम लोग हैं।
क्या चैलेंज आ रहा है इस चीज में? चैलेंज स्पॉन्सरशिप्स का आ रहा है। अगेन मैंने बताया, ग्रैंड स्लैम खेल के भी, रैंक 5th लेके भी, या एशियन गेम्स ऐसे स्पोर्ट में, टाइकोंडो में क्वार्टर फाइनल हार जाना, वहां पे भी 5th रैंक लेना, रैंकिंग टूर्नामेंट G2 G1 में गोल्ड मेडल लेना, एशियन कप में गोल्ड लेना, सब कुछ करने के बावजूद भी स्पॉन्सरशिप्स ना लेना, ना मिल पाना, या वो एंडोर्समेंट्स नहीं मिलना, टीवी एड्स नहीं मिलना जो और भी एथलीट्स को मिल रहा है। तो सबसे बड़ा चैलेंजिंग देखो ना, इतना अचीवमेंट होके भी अगर नहीं मिल रहा, तो बाकी एथलीट क्यों लेगा फिर ये स्पोर्ट? बोलेगा ना, कश्मीर अली को तो नहीं मिला, मैं क्या कर लूंगा या मैं क्या कर लूंगी? आप देखिए। तो मतलब ये ना उनके लिए मेंटली बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि एज ए स्पोर्ट्स पर्सन आप जिनसे कॉम्पिटिट कर रहे हो वो वर्ल्ड लेवल के प्लेयर हैं, राइट। जिनका 100% फोकस उस गेम पे है। और हमारा एक एथलीट कंपेयर करने के लिए उसका एक माइंड वर्क कर रहा है स्पोर्ट्स पे, दूसरा उसका माइंड वर्क कर रहा है कि मेरे को मेरी सोशल मीडिया कैसे संभालना है, तीसरा उसका माइंड वर्क कर रहा है कि मेरे को पैसा कैसे लेके आना है, फिर एक घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर वो यंग है तो फिर वो पढ़ भी रहा है, बिल्कुल। और फिर हम बोल रहे हैं कि तू उस वर्ल्ड लेवल के एथलीट से कॉम्पिटिट कर। और और मेडल नहीं आया तो फिर हम ब्लेम करते हैं। बिल्कुल गाली देने लग जाते हैं यहाँ तो। क्यों? या तो उसके पास फुल रिसोर्सेज है, एंडोर्समेंट्स है, स्पॉन्सरशिप्स है, फिर मेडल नहीं आ रहा, तो हम तब भी ब्लेम नहीं कर सकते यार। कोई भी वहां उस लेवल पे हारने नहीं जा रहा है, टू बी द पॉइंट। ठीक है, चाहे वो ओलंपिक्स हो, वर्ल्ड कप हो, कोई भी टूर्नामेंट हो, कोई भी एथलीट वहां इंडिया का या भारत का नाम है, कोई अपने देश का लेट से नाम खराब नहीं करने जा रहा, और खराब नहीं होता है। इट्स अ गेम इन दी एंड, कोई एक हारेगा एक जीतेगा। बिल्कुल। आप वहां पर 100% एफर्ट दे रहे हो, आपका इंटेंट प्योर है, आपकी ऑनेस्टी है, डिटर्मिनेशन है। ठीक है, एक चैंपियनशिप के लिए कितने पापड़ बेले होते हैं एक बंदे ने, वो आपको नहीं पता। बस आप एक कमेंट पास कर देते हो या आप एक ब्लेम कर देते हो, यार उसका मेडल नहीं आया, ट्रेनिंग नहीं करता यार, ये नहीं करता है, ये नहीं करती है, वो एक सही नहीं। आपको नहीं पता उस बंदे की जर्नी क्या है। वो ऑलरेडी शायद सक्सेसफुल है, वो अपने नजरिए में सक्सेसफुल है, पर आपके नजरिए में नहीं हो सकता है। ये भी एक बड़ा पॉइंट है। एक एथलीट हमारे भारत में बीइंग, मैं अपने स्पोर्ट की बात करूं, मैं खुद, आप एक मल्टीटास्कर होते हो। आप इतनी पर्सनालिटीज रोल प्ले करते हो ना, आप सिर्फ एथलीट नहीं हो, आप स्पॉन्सरशिप लाने का भी आप काम कर रहे हो, आप पढ़ाई का भी काम कर रहे हो, अगर आप पढ़ रहे हो तो। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो उसका भी आप काम कर रहे हो, आप अपनी सोशल मीडिया भी देख रहे हो, आप अपनी ट्रेनिंग भी देख रहे हो, आप अपनी डाइट भी देख रहे हो, आप अपने सप्लीमेंट्स भी देख रहे हो, आप अपना सोने का भी देख रहे हो, आप अपनी ट्रैवलिंग भी देख रहे हो, और अपने ओपन टूर्नामेंट्स के लिए वीजा प्रोसेस भी देख रहे हो। तो आप कितना कुछ कर रहे हो एक टाइम पे, और आप फिर बोलते हो यार ये प्लेयर गोल्ड क्यों नहीं लाया, सिल्वर क्यों लाया? आप देख रहे हो, आप भी सब हटा दो एक बार प्लेयर से, सब कुछ बोलो कि कोई एक स्पॉन्सरशिप मेरे को मिल गई, लेट्स से रिलायंस वाले आ गए, टाटा जी वाले आ गए, कोई आ गया और अंबानीज आ गए और बोलते हैं हम कश्मीर अली की हम टेक केयर करेंगे, बस इसको खेलना है। ठीक है, लेट्स से हम ये करेंगे, बस ये खेले। आप देखो प्लेयर का माइंडसेट, माइंडसेट तो अभी भी है, प्लेयर की परफॉर्मेंस का शिफ्ट, प्लेयर की वो वहां पे जो खेलने का माइंडसेट का शिफ्ट कितना चेंज हो जाता है, उसका गेम कितना उसका uplift- गेम कितना अपलिफ्ट हो जाता है। बिल्कुल। मेरे 5 घंटे ट्रैवलिंग में जाते हैं एक दिन के। ठीक है, अगर वो हटा दिया जाए तो 5 घंटे कितने में यूज कर सकती हूँ, आप सोचो। बिल्कुल। मतलब एक हफ्ते के, अगर मंडे टू सैटरडे आई एम ट्रैवलिंग, तो 6 दिन हो गए, 6 5 जा 30 घंटे 30 ट्रैवल। घंटे में कहाँ यूटिलाइज कर सकती हूँ, आप बताओ। बिल्कुल। तो क्यों, मतलब मैं ये बोलती हूँ कि बड़ी बड़ी फाउंडेशंस हो गई, रिलायंस हो गए, अंबानीज हो गए, या टाटा ग्रुप्स हो गए, या कोई भी फॉर्म्स है, पिकासो, कोई भी फर्म्स है, वो मुझ जैसे एथलीट या हमारे जैसे स्पोर्ट पे क्यों काम नहीं करती है? बिल्कुल करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है 100% इन्वेस्ट। आप देखो इतना नहीं किया, फिर भी मैंने मल्टीटास्क करके इतना अचीव किया। तो अगर आप लोग अगर आप अगर पैसा लगाओगे तो आरओआई तो मिलेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्ट। 100% बहुत ज्यादा, और ऐसे एक नहीं, ऐसे बहुत सारे बहुत प्लेयर्स सारे हैं। एथलीट्स पे। तो बिल्कुल। आप देखो, अगर मुझ जैसे एथलीट जो इतनी सारी रोल प्ले कर रहा है पर्सनालिटीज का हर दिन, अगर ये हट जाए, सिर्फ इसको एक ही रोल प्ले करना है, ट्रेनिंग, और तेरा बस रूम इधर है, बस तुझे उठना है, ट्रेनिंग जाना है और वापस आना है, सोना है, ये करना है, तो आप देखो, फिर देखो आप नेक्स्ट ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ वो में। तो अभी भी देखोगे आप, हाँ। उसके बाद और देखो। और देखो। बिल्कुल। तो अभी ना हमें एक प्रॉब्लम पता है, जो राइट। मतलब जो एथलीट वेल टू डू फैमिली से नहीं है, उसका एक ये स्ट्रगल है बहुत भयंकर। सबका ही है। इसका एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या हो सकता है आपके हिसाब से ग्राउंड लेवल पे? ग्राउंड लेवल पे सॉल्यूशन ये हो सकता है कि साइज ज्वाइन करें, कि वहां पे लेट्स से स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया
में आपको अपना अकोमोडेशन और ट्रेनिंग एक्सपेंस नहीं देना पड़ता, अगर पर उसके लिए भी ग्रास रूट लेवल पे कोई साइड नहीं लेता जब तक आप एक नेशनल लेवल एथलीट या एक अच्छे एथलीट ना हो। ओके। बट अगर आप बोल रहे हो बिल्कुल बिल्कुल ही अगर ग्रास रूट लेवल पे चले जाए और वो बोले कि इस पे क्या रिसोर्सेज हो सकते हैं, तो आई थिंक उसको फिर फाइनेंशियली तो आप, मैं सच बताऊं, स्टार्टिंग में तो पैसा लगेगा। टू बी फ्रैंक मैं बताऊं, अगर आप कितना इसको डिनाई करो ना, नहीं होगा। ठीक है, खुद से लगाना ही पड़ेगा। स्टार्टिंग में तो लगाएगा। आप पढ़ाई करते हो, गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ते हो, एक मिनिमल फीस तो जाती है ना गवर्नमेंट स्कूल की। वो बिल्कुल। कौन देता है? बच्चा तो नहीं देता, उसके माँ बाप देते हैं। आप कॉलेज जाते हो, कौन देता है? माँ बाप। माँ बाप देते हैं। तो उतना तो करना ही पड़ेगा पेरेंट्स को, चाहे वो कैसे भी करें। ओके। वो उनका धर्म है, वो उनका कर्म है, अपने बच्चों को उतनी एज तक, जब तक वो स्टैंड ना हो जाए, उतना सपोर्ट करना, चाहे वो कैसे भी करे। तो अपने धर्म और कर्म से मत हटो। बस बच्चे को भी अपने धर्म कर्म का याद दिलाओ, बट उस पर प्रेशर मत डालो। ये बहुत बड़ी बात है। उसको धर्म कर्म का याद दिलाना, पर उस पर प्रेशर मत डालना। तो ग्रास रूट लेवल पे अपने पेरेंट्स को, जितनी फैमिलीज उसको पता है कि यार मेरे को अभी एथलेटिक्स, लेट्स से मैं कर रहा हूँ, एथलेटिक्स में साई सपोर्टिव है, बहुत ज्यादा अच्छा है, सारे साइज अच्छे हैं। ठीक है, आपको लगता है आपके बच्चे में पोटेंशियल है और ये अच्छा कर सकता है, तो उसको सच में वही डायरेक्शन दो। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा यार नहीं एकेडमिक्स में अच्छा है, तो उसको फिर दिलासा मत दो, उसको हकीकत बोल दो। चाहे उसको 10 साल या 5 साल बाद बुरा लगे, जब वो पीछे देखे अपनी जिंदगी में, यार पढ़ाई कर लेता अच्छा होता, कहाँ मैं यहाँ आ गया। तो उसको पहले ही बोल दो कि तू बाद में जाके रिग्रेट करेगा, अभी ये कर ले। अच्छा, एक चीज, जैसे आप अभी जिस स्पोर्ट्स में हो तो दूसरे पुराने प्लेयर्स के साथ उठना बैठना भी होता होगा, तो इंडिया में जो स्पोर्ट्स है उसकी मतलब 2010 2014 से पहले की जो स्थिति थी और अब जो स्थिति थी, क्योंकि आम जनता को नहीं पता, पॉलिटिक्स अपनी जगह चलती रहती है ना, कोई इसको सपोर्ट करता है, कोई उसको सपोर्ट करता है, बट ग्राउंड लेवल पे एज ए एथलीट आपको क्या लगता है कि कुछ चेंजेस आए हैं कि गवर्नमेंट का रुख? क्योंकि इतना तो मुझे पता है, पहले इंडिया में स्पोर्ट्स को तो कुछ देखते ही नहीं थे। बिल्कुल। आज भी जैसे क्रिकेट बहुत अच्छी चीज है और आईपीएल वगैरह आने की वजह से ना अब जो क्रिकेट का लेवल इंडिया में हो चुका है, वो मतलब यहाँ है, गॉड लेवल पे हम लोग, नए नए एथलीट निकल रहे हैं, नए नए प्लेयर्स निकल के आ रहे हैं, क्योंकि अब उसमें पैसा भी इतना आ गया है। तो ये चेंज हुआ है क्या कुछ? बहुत ज्यादा। कैसे? आप देखो, सिर्फ पहले टीम स्पोर्ट्स पे ज्यादा हमारी नजरें रहती थी। क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, हॉकी में भी कम होता था, बट अभी इंडिविजुअल स्पोर्ट्स पे भी बहुत ज्यादा नजर है। जैसे ही 2010 या 12 के बाद आप देखो, विजेंद्र सिंह जी ने बॉक्सिंग में लिया जब 2008 में, तब वहां से बॉक्सिंग उठ गया। ठीक है, फिर तो मैरी कॉम जी ने दिखा दिया अपना। ठीक है, फिर वहां से हो गया, फिर 12 तक आते आते साइना नेहवाल ने बैडमिंटन में कर दिया, फिर सानिया मिर्जा भी 7 साल चल रही। तो मैं बोल रही हूँ कि इंडिविजुअल स्पोर्ट्स ने भी एक रुख जो बदला है ना हमारे देश में, तो वो बहुत ड्रास्टिक चेंजेस हुए हैं, पर वो ओवरनाइट नहीं हुए हैं, उनको भी बहुत समय लगा। आप उनकी जर्नी जाके एक बार देखो, उनके कोई 2 साल में नहीं हुई ये चीजें, 4 साल में नहीं हुई, उनको भी बहुत टाइम लगा। बट हाँ, उनके पास वो एक सपोर्ट था, सपोर्ट सिस्टम था, फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम था अगेन, तो जो वो उस टाइम लाइन को कम कर पाए। जहां 6 साल लगने थे उन्होंने 3 साल में कर दिया, जहां 4 साल लगना था वहां 2 साल में कर दिया, करा, पर टाइमलाइन कम लगा, पर उन्होंने किया। तो मुझे ऐसा लगता है हमारे भारत में बहुत ज्यादा चेंजेस हुए हैं इंडिविजुअल स्पोर्ट्स पे, और अभी भी हो रहे हैं। फेंसिंग की बात करूं, जिम्नास्टिक की बात करूं, दीपिका कर्माकर की मैं बात करूं, पहले जिम्नास्टिक को कोई नहीं जानता था, बिल्कुल उन्होंने किया। इंडिविजुअल स्पोर्ट्स अभी बहुत अच्छा कर रहा है, मार्शल आर्ट्स टैइक्वांडो में भी बहुत अच्छा कर रहा है। ठीक है, तो अभी बहुत लोग देख रहे हैं। इवन आपको मैं बताऊं टैइक्वांडो में कि शाहरुख खान जी का बेटा, मैंने देखा था पहले, बहुत पहले देखा था कि उन्होंने कंपटीशन खिलाया अपने बच्चे को टैइक्वांडो का। अच्छा। ठीक है, और मुंबई में ही खिलाया आई थिंक। तो टैइक्वांडो ड्रेस सब कुछ पूरा टैइक्वांडो कंपटीशन था, और वहां से थोड़ा टैइक्वांडो हाइप हुआ। फिर मैंने देखा अभी अभी हमारी करीना कपूर खान साहब अपने बेटे को टैइक्वांडो करा रही हैं। अब बताइए और इससे बड़ी बात क्या होगी? उनको पता है तभी तो करा रहे हैं ना टैइक्वांडो। बिल्कुल। अब वो इतने हमारे सेलिब्रिटी सुपरस्टार्स को पता है कि टैइक्वांडो, तभी तो करा रहे हैं। वो लोगों की नजर में आया है कि यार ये स्पोर्ट्स भी है। तो रोड मैप चेंज हुआ है, हम ऐसा नहीं बोल सकते नहीं हुआ, रेवोल्यूशन आया है। ओके। रोड मैप चेंज हो रहा है, कश मलिक ने भी किया है वो रोड मैप चेंज और भी हो रहा है और होगा। ग्रेट। तो अभी इस स्पोर्ट में किस किस प्लेयर पे लोगों को नजर रखनी चाहिए? मतलब इस समय इंडिया में राइजिंग स्टार्स कौन है आपकी फील्ड में, ताइक्वांडो को अगर देखे, मेल एथलीट भी फीमेल एथलीट भी?
ये थोड़ा फंसा रहे हो आप। गुरु आप तो फंसा रहे हो मेरे को। कोई बात नहीं, ताइक्वांडो में देखिए सभी हैं। अब आप मेरे को पिटवाने वाले काम कर रहे हो। स्टिल स्टिल एक तो इंडिविजुअल प्रेफरेंस भी हो सकती है कि यार ये प्लेयर अच्छा है। सब अच्छे हैं। मैं बताऊं नेशनल टीम में जो अपनी रैंक में है वो सब अच्छा कर रहे हैं। मेरे को ताइक्वांडो प्लेयर्स के बारे में नहीं पता था, मैं हल्का सा जानता था कि ये भी एक बिल्कुल। स्पोर्ट्स होता है। अब क्योंकि मुझे ये पॉडकास्ट करना था तो मैंने इसके बारे में पढ़ा, बिल्कुल तो मुझे और प्लेयर्स भी दिखे और सारी चीजें दिखी। इनफैक्ट मेरे को पॉइंटर्स तब पता चले कि 5 तरीके के पॉइंट्स होते हैं, ये होता है वो होता है ताइक्वांडो में। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, इट्स नॉट अबाउट कि ये अच्छा है या ये बुरा है, इट्स अबाउट कि कौन कौन से प्लेयर हैं एटलीस्ट। अगर किसी ने इस पॉडकास्ट को देखा तो लोगों को कुछ 5-7 नाम तो पता चले कि यार ये प्लेयर्स और है, जस्ट गूगल देम, उनका गेम देखो जाके, उनके नेक्स्ट टूर्नामेंट में आए तो ये पर्सन ए है, इसको भी देखना, पर्सन बी है, जिसका नाम नहीं है, इट डजंट मीन कि वो बेकार प्लेयर है, बट हाँ कि यार इन लोगों को देखो आप। सी हमारे इंडिया में अगर मैं लड़कों की बात करूं तो हमारे पास नवीन संधू एक प्लेयर है। ओके, तो हाँ अगेन मुझे ऐसा लगता है उसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, और अगर उसको फाइनेंशियल सपोर्ट मिला जाए, स्पॉन्सरशिप्स मिली जाए, तो अगेन ही कैन डू वेरी वेल, वेरी ग्रेट अकॉर्डिंग टू हिज फिजिकल एट्रीब्यूट। एंड उसके साथ एक शिवांश त्यागी एक प्लेयर है फीमेल में, मार्गरेट मारियाजी इज वन ऑफ दोज प्लेयर। तो आई थिंक हाँ काफी प्लेयर्स है। अब मैं ऐसे लाइंड अप नहीं बोल सकती, लाइक हाँ दीज 3 प्लेयर्स आर ग्रेट टू गो, मतलब देयर आर आर गुड टू पीपल, गो। हाँ देयर आर पीपल जो मेहनत कर रहे हैं। राइट, मेहनत हर कोई कर रहा है, बट अगेन स्पॉन्सरशिप्स, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स सब के पास लैक कर रही घूम है। फिर के बात पैसे पे आ रही है। 100% आती है, आप देखिए। ओके, पैसा पैसा पैसा, मनी रोक रहा है सबको, है ना, काफी बड़े लेवल बिल्कुल। पे। एक चीज मैं पर्सनली पूछना चाहूंगा कि आई थिंक आपका विराट कोहली जी के साथ भी काफी इंटरेक्शन वगैरह हुआ होगा, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था, उसको थोड़ा डिटेल में बताओ। फर्स्ट टाइम हमारी, और मतलब ऑन कैमरा, मतलब ऐसे ही हमारी आई थिंक ग्रुप वीडियो कॉल थी हमारी, ओके, जो स्टार स्पोर्ट्स ने लॉन्च किया था, तब हुआ था हमारा। तो तब से इंटरेक्शन हुआ, उनको पता चला कशिश मलिक है टाइकोंडो में, वो बड़े खुश हुए, अरे मार्शल आर्ट से भी कोई आया है हमारी फाउंडेशन में, टाइकोंडो में, वो भी। ऐसे एथलीट अच्छा फील हुआ होगा। उनको हाँ बहुत अच्छा फील हुआ कि मार्शल आर्ट्स को भी हम कर रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं, और करना चाहिए। तो वो बहुत अच्छी बात लगी मेरे को। बड़ा एक फीलिंग आया, एक एथलीट टू एथलीट वाला फीलिंग, वही मेरा कनेक्ट हुआ उनके साथ पहली दफा में जब मेरी उनके साथ बात हुई वहां पे। जब दूसरी बार सामने बात हुई तो उन्होंने जब इन पर्सन गले वाले मिलाया, हाथ वाथ मिलाया, और उन्होंने बोला कि वो बड़ा अच्छा लगता है कि यार मार्शल आर्ट से कोई है। और मुझे अभी भी याद है, उन्होंने बोला कि ट्रेनिंग कैसी चल रही है। सबसे पहला क्वेश्चन मेरे से यही पूछा था कि ट्रेनिंग कैसी चल रही है। उन्होंने ये नहीं पूछा कि कैसे हो क्या हो, ये पूछा ट्रेनिंग कैसी। तो मुझे लगा यार बंदा है एथलीट, बिल्कुल अंदर इंटरनल एथलीट है यार ये बंदा। क्यों? क्योंकि सबसे पहला सवाल ट्रेनिंग कैसी चल रही है। तो मैं सोच रही थी यार बंदे का माइंडसेट कितना फॉर रन कर रहा है कि वो एथलीट से मिल रहा है, उसको ही नोस कि व्हाट ही हैज टू आस्क फॉर हिम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके लिए ये है। हाँ, तो उनको पता है उस प्लेयर की प्रायोरिटी क्या रहेगी, तो मैं पूछना मेरा फर्ज है। तो ही नो, तो उन्होंने मेरे से पूछा, मैंने बोला मेरी अच्छी चल रही है। तो उनके आईपीएल आने वाले थे तब। अच्छा। तो मैंने बोला पाजी मैंने बोला आपकी ट्रेनिंग कैसी चल रही है। मैंने बोला बढ़िया चल रही है यार मेरी, तो ऐसे करके उन्होंने बोला। तो मतलब ही वाज वेरी ग्रेट पर्सन। मतलब अगर आप सामने से मिलो तो आपको लगेगा कि आप एक, वो ऐसा कंफर्ट शो कर देते हैं ना, आपको एक कंफर्ट जोन में डाल देते हैं कि वो एक ऐसा शो ही नहीं करेंगे कि मैं वो हूँ। वो इतना कंफर्ट आपको रख देंगे ना आमने सामने कि आप उनके साथ कुछ भी स्पोर्ट्स स्पेसिफिक आराम से बात कर सकते हो। फॉर श्योर मैं इतनी गारंटी दे सकती हूँ कि आप उनसे एडवाइस भी ले सकते हो स्पोर्ट्स स्पेसिफिक, आप उनसे सजेशंस भी ले सकते हो, ओपिनियन भी रख सकते हो, वो आपको जज नहीं करेंगे। ओके, ठीक है। तो वो एक मुलाकात मुझे बहुत अच्छी लगी, जहाँ पे उन्होंने मुझे इन दी एंड सपोर्ट ही करा बहुत ज्यादा मेंटली, कि बहुत अच्छा है, ट्रेनिंग करते रहो और अपने गोल्स पे रहो और उसको अकम्प्लिश करो। तो उन्होंने मुझे एक ब्लेसिंग दी, ऑल दी बेस्ट करा, लास्ट में बेस्ट ऑफ लक बोला, तो वो बहुत अच्छा लगा मेरे को। ठीक है। ठीक है, अगर आप देखो ग्राफ, और अगर जितने सालों में खेला और उसके बाद इंजरीज होना, उसके बाद फिर 2 साल बैन हो जाना, 2 बार नी टूट जाना। आप इसको ना एक बार थोड़ा सा मतलब तरीके से बताओ, आपने जब एंटर किया उसके बाद कैसे कैसे क्या क्या अचीव करते गए, आई थिंक ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। 2016 में स्टार्ट कर दिया प्रोफेशनली। 16 में नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट, इंटरनेशनल 16 में मैंने जूनियर एशियन जूनियर चैंपियनशिप खेला, क्वार्टर फाइनल में हार गई। ठीक है। 17 में मैंने नेशनल गोल्ड लिया
दोबारा। फिर तब हमारी एशियन कप इनविटेशन आई, तो जब आप लास्ट जूनियर खेल रहे होते हैं ना, तब आप सीनियर खेल सकते हो। ओके तो तब मैंने खेला और मेरा गोल्ड आ गया सीनियर। पहले सीनियर मेरा इंटरनेशनल था, वो फर्स्ट सीनियर ओके जहाँ पे मैंने खेला, और मैंने गोल्ड ले लिया उस एशियन कप इनविटेशन टूर्नामेंट में, ठीक है जो जो कि मेरे को हेल्प किया एशियन गेम्स की क्वालिफिकेशन के लिए। ठीक है 2016 में मैंने फुजेरा खेला था, तब पहला फुजेरा लॉन्च हुआ था, हमारा एक इंटरनेशनल रैंकिंग टूर्नामेंट है, ओके तब लॉन्च हुआ था, तब मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया था, द ओनली इंडियन का ओके तब। ठीक है, 18 में एशियन गेम्स खेला, क्वार्टर फाइनल आई लॉस्ट। 18 में मैंने मलेशिया कप खेला, सीनियर में पहला गोल्ड लिया मैंने, ओके पूरे इंडिया का अभी तक का इकलौता Country गोल्ड का है, इकलौता। कंट्री का इकलौता गोल्ड है Okay. मलेशिया कप में गोल्ड लाना। मलेशिया कप हुआ था ओके वहां पे, फुजीरा में मेरा सिल्वर मेडल आया उस दौरान, वो भी एक इंटरनेशनल रैंकिंग टूर्नामेंट है। ओके इजराइल कप हुआ 18 में, हम्म इजराइल में ब्रॉन्ज मेडल लिया, फीमेल एथलीट फर्स्ट बनी जिसने इजराइल कप में मेडल लिया पूरी इंटायर कंट्री में। ओके ठीक है, 19 में साउथ एशियन गेम्स में गोल्ड अचीव करना। देन कमिंग, अगर थोड़ा सा आगे जाएं, ग्रैंड स्लम्स खेलना, द ओनली फर्स्ट फीमेल एथलीट टू गेट ओवर देयर। ठीक है, उसके उसमें बाद 5th रैंक उसमें 5th रैंक। 2020 में नेशनल्स को हटा के हाँ बीइंग अ पार्ट इंटरनेशनल की बात कर इंटरनेशनल्स कमिंग डाउन पार्ट। 2020 में जॉर्डन एक कप हुआ था, अल हसन कप हम जिसको बोलते हैं, हमारे रैंकिंग टूर्नामेंट्स होते हैं, उसमें ब्रॉन्ज मेडल अचीव करना। ओके देन 2021 में ओलंपिक क्वालिफिकेशन के लिए सिलेक्ट हो जाना। अपेरेंटली सिचुएशंस हमारे फेवर में नहीं थी टू गो एंड पार्टिसिपेट, परमिट नहीं मिला, उसको हटा देना। अगेन 2022 में ओलंपिक सेंटर में सिलेक्ट होना। 2021-2022 के दरमियान मेरी इंजरीज चल रही थी, तो उसकी वजह से भी आप थोड़ा सा आप नहीं खेलते हो, राइट। 2022 में एशियन चैंपियनशिप सेलेक्ट हो जाना, फिर नहीं जा पाना, फिर 2 साल का बैन आ जाना। तो ऐसे ऐसे इट वाज द ग्राफ जो कि हुआ। ओके तो मतलब काफी सारी चीजों में आपके साथ ये है कि यू आर द फर्स्ट पर्सन टू रिप्रेजेंट द कंट्री, है ना, और काफी केसेस में मेडल्स भी आए हैं। राइट, इट्स रियली अमेजिंग। लाइक फुजेरा में भी मैंने 3 कॉन्सिक्यूटिव मेडल्स अचीव करे हैं कंट्री के लिए। आई थिंक ये द ओनली एथलीट होंगी कि जिसने इतने फुजेरा मेडल्स दिए एक बार कंट्री को। 3 से 4 बार मेरे मेडल फुजेरा कप में, तो किसी का रहा होगा 1 बार 2 बार, पर 3 से 4 बार किसी का नहीं रहा। ओके तो ज्यादा नंबर ऑफ मेडल अचीवमेंट मेरा ही अभी तक की लिस्ट है। एक चीज जब मैं आपके बारे में थोड़ा समझ रहा था, इंटरनेट पे सर्च कर रहा था, तो एक कोर्ट केस के बारे में और कुछ ऐसे आर्टिकल्स देखने को मिले, तो उसके बारे में जरूर मेरे को बताओ, क्योंकि जब कोई एथलीट स्ट्रगल कर रहा होता है ना, तो जब फर्स्ट टाइम हो रहा होता है ना, तो वो धूल में लठ मार रहा होता है, उसको बेचारे को कुछ पता ही नहीं होता यार क्या करना है, बिल्कुल वो अपने गेम पे फोकस करे या ये सारी चीजें करे। बिल्कुल। तो वो कोर्ट केस वाली स्ट्रगल क्यों थी और उसका क्या रिजल्ट रहा? कोर्ट केस का रिजल्ट एशियन गेम्स के दौरान ये चला, क्योंकि 18 एशियन गेम्स में टाइमलाइन आई थी, बिकॉज आई वाज वेरी जूनियर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब 18 साल जस्ट मैं टर्न अप भी आई थिंक नहीं हुई थी, तो मेरे को एशियन गेम्स के लिए उन्होंने ये बोला कि आप इस क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठते हो। तो आईओए का एक प्रोसेस होता है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, जो टीम भेजती है एशियन गेम्स, जो गेम्स की टीम भेजती है, तो उनकी एक पॉलिसीज होती है, टर्म्स होती है, कंडीशंस होती है, तो उस क्राइटेरिया में फिट बैठना जरूरी है। जैसे मैंने अभी बताया था, इस एशियन गेम्स में मैं उस क्राइटेरिया में फिट बैठ रही थी, तो मुझे एंट्री मिल रही थी। ठीक है उस क्राइटेरिया में मैं फिट नहीं बैठ रही थी, बिकॉज उनका ये कहना था कि आपका एक सीनियर ऑफिशियल रैंक 5th होना जरूरी है, पर मैं तब तक तो सीनियर हुई नहीं थी जो मैं खेलती। तो इसलिए मैंने कोर्ट केस अपील करा, वेयर आई मेंशन जितना मैंने जूनियर में खेला है, जितना मैंने सीनियर्स मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली, एशियन कप का मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने गोल्ड मारा, तो वो कोर्ट केस मैंने फाइल किया था, एंड देन आई वॉन, एंड देन इवेंचुअली आई वेंट फॉर द एशियन गेम्स। किसके ऊपर किया था वो केस, किसके अगेंस्ट किया था? अगेंस्ट नहीं था, अच्छा, इट वाज फॉर अपील, फॉर एन अपील था, इट वाज नॉट अगेंस्ट। हाँ, कि मेरे केस को समझो, आई डिजर्व दिस, और उसका आपको रिजल्ट में मिला फिर कि हाँ। एंड तब मुझे आज भी याद है, राज्यवर्धन राठौर साहब हमारे मिनिस्टर थे, स्पोर्ट्स मिनिस्टर। अच्छा, तो उन्होंने बड़े ही आराम से शांत होके हमारा केस सुना, हमारे जो एथलीट्स ने फाइल किया था, और उनका ये कहना था, दे हैव टू गो, नोबडी कैन स्टॉप देम। ये केसेस कैसे चलते हैं? क्योंकि कोर्ट में यूजुअली ये होता है कि एक इंसान जाता है, एक जज बैठा होता है ना? नहीं, ये वैसे केसेस नहीं होते। क्योंकि माइंड में यही आता है कि कोर्ट केस है तो कचहरी में जाके कुछ हुआ होगा। ये केसेस कैसे होते हैं? कचहरी केसेस आर क्रिमिनल केसेस, ठीक है, लूटपाट वाला केसेस, हाँ, चोरी एंड केसेस, मल्टीपल चीज, मल्टीपल केसेस। सो दिस केस वाज स्पोर्ट एथिक केस। ओके।
तो स्पोर्ट एथिकली चलेगा। अच्छा ठीक है, ऐसे कोर्ट कचहरी वाला नहीं था वेयर आई वाज स्टैंडिंग एंड आई वाज फाइटिंग फॉर इट। नहीं, मुझे एशियन गेम्स जाना है, तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख 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 मिलने जा रही है जनाब। अच्छा तो इट वाज नॉट लाइक दैट। तो बस आप अपील करते हो, तो ओके हाँ, आपका लॉयर अपील करता है एंड आप वहां पे जाते हो और वर्बली नॉर्मली सामने एक जज होता है तो आप बात करते हो, उनके सामने अपना केस प्रेजेंट करते हो, दैट्स ऑल। ओके वो कुछ स्पोर्ट्स एंटिटी से रिलेटेड होंगे जो जज राइट होंगे, एसोसिएशन या कुछ। राइट 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 राइट। ओके तो जो मिनिस्टर थे उस समय के, राज्यवर्धन राठौड़ राठौर साहब, जी जी थे, उनका कैसा रेस्पॉन्स था बहुत मतलब? ही पॉजिटिव था एंड ही वाज लाइक मेकिंग एफर्ट्स फॉर अस। ओके तो ही वाज वेरी काम एंड ही वाज लिसनिंग टू अस कि हमारा पहले हमारी बात इन्होंने बोला नहीं, पहले उन्होंने पहले सुना, देन ही रिवर्टेड बैक कि हाँ, यू ऑल आर एलिजिबल टू गो एंड प्ले। ओके हालांकि केस बहुत कम एथलीट जीते थे, लाइक मैं ही जीती थी, द वन एंड ओनली। कितने लोगों ने किया था लगभग? आई थिंक हम 3 एथलीट्स थे, जिन्होंने 5 एथलीट्स थे जो ऑलरेडी बिना फाइलिंग के पहले सिलेक्ट हो गए थे, 2 अच्छा। एथलीट। बाकी 3 एथलीट्स ने, हम 3 एथलीट्स बाद में आए अपील करने के लिए। अच्छा तो आई वाज द ओनली वन आउट ऑफ 2 हु गॉट एक्सेप्टेड द अपील, और फिर मैं खेलने गई। आपको पर्सनली ऐसा लगता है कि जब स्पोर्ट की कोई जैसे एसोसिएशन है या इस तरीके की कोई डिसीजन मेकिंग वो होता है, औहदा होता है, कोई पद होता है ना, पोजीशन होती है, तो उसमें एक स्पोर्ट्स पर्सन के होने का एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, क्योंकि उसकी वो जर्नी रही होती है, उसके वो स्ट्रगल्स रहे होते हैं, उसने वो चीजें देखी होती हैं। इसका इम्पैक्ट आता है कुछ? आ भी सकता है, वो नजरिया है एक इंसान की उस ओहदे का। अगर अगर इंसान उस जर्नी से गया हुआ है और अभी उसकी प्रायोरिटी या प्राइमरी चीज नहीं है, वो बैठ के भी उसका कोई फायदा नहीं है। ऑनेस्ट बात बताऊं तो मैं आपको, पर्सन टू पर्सन पर्सन टू पर्सन डिपेंड है। और कोई इंसान नहीं है उस बैकग्राउंड से, बट वो इतना एंथुसियास्टिक है ना, इतना दिलचस्प लेना चाहता है स्पोर्ट्स के बारे में, ऐसा क्यों, मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ या मैं क्या बेहतर कर सकती हूँ ग्रो करवाना चाहता है, ग्रो करवाने के लिए, तो वो भी ओहदा उस इंसान के लिए परफेक्ट डिजर्विंग है। तो वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड है कि उसका पैशन कहाँ रिलाई कर रहा है, उसका फोकस कहाँ रिलाई कर रहा है। क्योंकि काफी बार स्पोर्ट्स में ऐसा होता है कि ये एक अच्छी पोजीशन पे एक ढंग का इंसान जब नहीं होता ना, जो अपनी पॉलिटिक्स या इन सारी चीजों में लगा हुआ होता है, उसकी वजह से एथलीट्स की लाइफ बहुत स्ट्रगलफुल बन जाती है और उनसे बहुत मौके भी छिन जाते हैं और ऐसी चीजें हो जाती हैं। तो एक अच्छे इंसान का होना जरूरी है। अब एक पर्सनल सवाल पूछता हूँ आपसे, आप यंग हो, सुंदर हो, सारी चीजें हैं, डेटिंग लाइफ क्या चल रही है? ऑनेस्टली अब मेरी डेटिंग लाइफ मेरी खुद से ही चल रही है, अभी देखा जाए, आपको पता है। ओके देखो ना, आप एक हर दिन मेरे को कहाँ डेट करने का मौका मिलेगा किसी को, बताओ। अच्छा आप अगर देखा जाए, अगर एक एथलीट का जो ग्राफ होता है, मतलब इंडिविजुअल एथलीट का ग्राफ होता है, सब बोलते हैं कि शॉर्ट स्पैम लाइफ है इंडिविजुअल एथलीट की। टीम स्पोर्ट की बड़ी हो सकती है, टीम स्पोर्ट में एक एथलीट 40 साल तक भी खेल सकता है, 45 भी खेल सकता है। तो इंडिविजुअल एथलीट में यही रहता है कि यार, आप अपनी लाइफ को पहले ग्रो कर लो। व्हाट इज मेंट फॉर यू इवेंचुअली, बोलते हैं ना किताबों की लाइन, आई थिंक, कि व्हाट इज मेंट फॉर यू विल गोना इवेंचुअली कम बैक टू यू। तो अगर कोई लिखा होगा तो जो नसीब में लिखा हुआ है वो आ जाए। नसीब से पहले और वक्त के बाद या वक्त से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता है जनाब। अच्छा तो वो जो मिलना है तो मिलना ही है। तो कोई सामने से एक अच्छा कोई क्रिकेटर करे कुछ नाम है, मतलब अगर हम तो उनको ऐसे नाम है। सी आई तो लाइक शुभमन गिल ऑल्सो। ओके ठीक है, वैसे तो टॉम क्रूज भी मेरे को, चलो अभी तो नहीं, एज का भी वैसे है। वैसे आई यूज्ड टू लाइक टॉम क्रूज, लाइक एक्शन पैक हीरो, यू नो। ओके तो बट शुभमन गिल इसलिए मेरे को पसंद है एज अ पर्सन बिकॉज ही इज वेरी हार्ड वर्किंग। तो व्हेन आई मेट शुभमन गिल, तो मतलब उसका मुझे वो लग रहा था, ही इज वेरी पैशनेट अबाउट स्पोर्ट्स। वो वाइब्स आ रही वो थी। वाइब्स आ रही थी, वो वाइब्रेशंस यू नो फॉल डाउन हो रही थी। तो आई वाज लाइक कि यार, ही इज नॉट ओनली चेरी ऑन टॉप जो हमें दिखाया जाता है, बिकॉज ही हैज डन अ लॉट ऑफ स्टफ बिहाइंड द सीन्स टू अचीव दैट। Okay. So that's why I like his personality. Moreover, being, I don't know, he maybe he's listening. He wants to know. I don't know. क्या ये एक इनडायरेक्ट मैसेज है? I don't know. I don't know. ओके ओके गुड। पेरेंट्स का कैसा रहता है यार, वही मिडिल क्लास फैमिली में, मतलब अब कुछ समय के बाद तो ना 25 के आधे को घर वाले एक्टिव तो हो ही जाते हैं कहीं ना कहीं, बिकॉज यू आर ऑन टू द टॉप ऑफ ए एथलीट चेन। तो हो सकता है वो थोड़ा डिले हो, बट मैं आपसे ही जानना चाहूंगा कि क्या नजरिया है मिडिल क्लास फैमिली का कि They are like very chill. You want to do. You don't want to do, और वो भी तुम्हारी चॉइस है। ओके हाँ, अगर करना है करो, नहीं करना है
तो दे ओनली टेल मी कि यार देर से करो वो ज्यादा बेटर है, बट जल्दी के चक्कर में डोंट डू इट रॉन्ग. नोबडी वांट्स टू डू इट रॉन्ग, बट टेक योर टाइम व्हेन यू गेट मैच्योर. और एक राइट टाइम जब तुम्हें लगे ना, इंटेंट आ जाता है एक अंदर से कि यार हाँ, अब मैं इतना मैच्योर हो गया हूँ या हो गई हूँ, अब मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ. ओके. तो देन यू डू इट. कोई जल्दी नहीं है. एंड ऑफ कोर्स लकीली आई हैव गॉट दोस्त, पेरेंट्स जहाँ पे वो बोलते नहीं है शादी कर ले वो कर ले. बहुत लकी हो फिर. बहुत ज्यादा लकी हूँ मैं इस मामले में. बहुत चीजों के मामले में लकी हूँ मैं. अच्छा. कि मतलब ऐसा वो फील नहीं करवाते मेरे को, लाइक प्रेशर फील नहीं कराते बहुत चीजों पे कि तुम्हें करना ही करना है, ये तुम्हारा रोल प्ले है. तो वो बिल्कुल. और शादी के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं. अगर मैं खुद बोल दूं जाके हाँ. कि मम्मी मुझे ऐसा है, ये वो है, एंड शी इज लाइक तेरा कुछ गलत खा लिया तूने आज, तो ठीक है. तो मुझे बोले कि गेम पे फोकस कर. नहीं गेम में फोकस नहीं, बहन तो ठीक है. वो ये बोलते हैं, मेरी मम्मी मुझे बोलती है बहन तो ठीक है. एंड शी इज लाइक नो बेटा, आई नो यू, अभी तेरा माइंड चल रहा है, आई नो यू, तो 2 दिन बाद में देखती तू क्या बोलेगी मुझे आके. तो शी नो मी वेरी वेल एंड शी नेवर पोक मी ऑन दीस स्टफ्स, नेवर. ग्रेट. अच्छा, तो जैसे अब कोई यंग बच्चा अगर इस पॉडकास्ट को देख रहा है, बिल्कुल, तो क्या सजेशन देना चाहोगे अगर वो एमएमए, मार्शल आर्ट्स, ताइक्वांडो इस इंडस्ट्री में अगर इस स्पोर्ट्स में अगर आना चाह रहा है, तो उसके लिए क्या रोड मैप होना चाह रहा है? क्योंकि कुछ ना कुछ इंसान जब अपनी लाइफ को मुड़ के देखता है ना, तो उसे ऐसा दिखता है कि यार ये चीजें और बेटर की जा सकती थी, जिसकी वजह से टाइम बच सकता था और दूसरा परफॉर्मेंस मेरी अच्छी हो सकती थी. तो व्हाट वुड यू सजेस्ट? आई वुड सजेस्ट मैनी थिंग्स, बट इन शॉर्ट सबसे पहली चीज कि अपने एक्सपीरियंसेस से कोई भी ऐसी मेडिकेशंस मत लेना लाइफ में. छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, बिना प्रिस्क्राइब करे तो बिल्कुल भी नहीं, चाहे आप कितने भी बीमार हो. दूसरा, कमिंग ऑन पॉइंट, कि अगर आप कोई प्रोफेशनली मार्शल आर्ट्स या कोई भी स्पोर्ट्स परस्यू करना है, तो आप पहले मेंटली रेडी रहो कि इतने ब्रेकडाउन और इतने चैलेंजेस आएंगे जहां पे आप अपने आप को भी खो दोगे लाइफ में. शायद आपके साथ कोई खड़ा भी ना हो लाइफ में. आपके दोस्त, सो कॉल्ड फ्रेंड्स, आपके इवन फैमिली मेंबर्स तो रहेंगे ही रहेंगे. अगर नहीं भी रहेंगे तो आपको अपने लिए इतनी मेंटली रेडी करना है कि मैं अकेले जा सकता हूँ उस मंजिल तक, या जा सकती हूँ उस मंजिल तक. अगर आप कोई भी ऐसा स्पोर्ट चूज कर रहे हो जो अभी बहुत कॉम्पिटिटिव है अपने देश में या अनरिकॉग्नाइज्ड है, तो आप पहले बैक डाउन पे ना अपने माइंड में रेडी रहो. इतने चैलेंजेस आएंगे, इतनी सरप्राइजिंग किक्स मिलेगी लाइफ में, तो आधे रास्ते में नहीं मुड़ूंगा. अगर नहीं मुड़ोगे तो ही करो, नहीं तो उसको ऑप्ट मत करो, क्योंकि फिर आप रिग्रेट करने वाले हो लाइफ में बहुत ज्यादा. फिर आप कुछ और कर रहे होंगे, कुछ और, फिर आप वहीं पे फिर आपका पैशन लाई डाउन नहीं करोगे एंड यू गोना कर्स योरसेल्फ. एंड तीसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि आपको अपनी सेल्फ अवेयरनेस बहुत जरूरी है. कि आज तो शौक आया, कर लेता हूँ, ठीक है, 2 साल बाद बोलो नहीं यार मजा नहीं आ रहा. ऐसी चीज नहीं होती. प्रोफेशनली मार्शल आर्ट या कोई भी स्पोर्ट्स ऐसा नहीं होता, ठीक है. बाहर से देखने में बड़ा अच्छा लगता है, खेलने में अरे लात मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, क्रिकेट खेल लेंगे आज, ये ना 2 और घंटे निकाल लेते हैं यारों दोस्तों के साथ, कर लेंगे. ऐसा नहीं होता. आपको सुबह 4 बजे 5 बजे उठना पड़ेगा. क्या आप वो हर दिन देने के लिए तैयार हो? और सालों तक. चाहे आपका मेडल नहीं आ रहा हो, आपको गालियां खानी पड़ेगी मीडिया से, घर वालों से, दोस्तों से, कोचिस के डंडे खाने पड़ेंगे जो कि मेरे अभी तक चुभते हैं मेरे हिप्स में. ठीक है, खाने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा खाने पड़ेंगे. तो क्या आप वो रेडी हो उस लाइफ को लेने के लिए? अगर हो तो फिर पीछे मुड़ के मत देखना, किसी की मत सुनना और चले जाना, और अपनी ही सुनना बस हमेशा लाइफ में उस चीज को करने के लिए. और आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेंबर्स शायद साथ छोड़ दें, शायद, मैं नहीं बोल रही कि हर किसी की केस में हो, तो आप रिलाई डाउन इमोशनली मत वेंट आउट हो जाना. अरे यार मेरा ये नहीं रहा या मेरा वो नहीं रहा, इसने मेरा साथ छोड़ दिया, ये छोड़ दिया. आपको वो अकेले ही करना है. जब आप पोडियम पे खड़े होगे तो अकेले ही खड़े होंगे. आपका ब्रदर सिस्टर या आपके फ्रेंड्स या आपके कोई नहीं होगा, वो आप अकेले हो. और जब आप अकेले उस पोडियम पे खुशी के लिए मेहनत कर रहे हो ना, जब आप खुश हो, तो आप दुख में भी अकेला होना सीखो फिर लाइफ में. जब वो फेम, वो सारी चीजें अकेले आप एंजॉय करोगे, मतलब फेस तो आप ही बनोगे, तो जो नेगेटिविटी आएगी या जो बैकलैश आ सकता है वो भी आपको जब आप उस चीज को लेने के लिए रेडी हो, अरे हाँ मैं बड़ा शो टाइम पे मेरा बड़ा नाम हो रहा है, मैं बड़ा खुश हो रहा हूँ, तो उसके लिए भी फिर लो ना, इक्वली लो ना. फिर क्यों भाग रहे हो? करेज है तो उसको भी लो फिर. तो मैं लिखती भी हूँ, ये आई थिंक बहुत कम लोगों को पता है. क्या लिखते हो एग्जैक्टली? मैं शायरियां लिख देती हूँ. एक शायरी हो जाए फिर तो मैंने
इसी भी चीज पे लिखा था कि आप जब अकेले हो लाइफ में, आपको चलना हो, तो क्या होता है कि मैंने लिखा था कि मैंने सूरज को ढलते हुए देखा है, दिन को शाम होते हुए देखा है, बंजर जमीन पर मोहब्बत की बारिश को छूते हुए देखा है, कीचड़ में कमल को खिलते हुए देखा है। वक्त वक्त की बात है साहब, मैंने अपनों को दानव और बहरूपियों को फरिश्ते बनते हुए देखा है। क्या बात, क्या बात। तो इसलिए आप जो भी एहसास में हो, कोई भी पल में हो, कोई भी सपना ले रहे हो, कोई भी दर्द, कोई भी ख्वाहिश, कोई आसान नहीं होगी, पर अगर आप कबूल करके तो देखो, फिर मंजिल को जीकर तो देखो। फिर बोलते हैं ना, मुकद्दर क्या तकदीर क्या, हर पल, हर एहसास, हर सपना, हर दर्द और हर ख्वाहिश आसान लगेगी फिर। मुझे लग रहा है आप ये शायरी वायरी की बात बहुत बढ़िया करते हो यार। मैं सच एकदम में से अंदर से शब्द ऐसे बह रहे थे। मैं आपको बताऊं तो मैं पेंट भी करती हूँ, आई एम ऑल्सो एन आर्टिस्ट। ओके, ठीक है, बट मैंने अपनी वो कला छोड़ी हुई है, क्योंकि मैं बहुत एक अच्छा जगह पेंट फोकस। करती थी। हाँ जी, बट मैं अपने खाली वक्त में ना, मैं लिखती रहती हूँ, मतलब मेरे को कुछ लिखना है अच्छा, तो आई राइट, जो भी मेरे जहन में आ जाता है मैं उसको ना अपने अपने ये कोमल हाथों से फिर मैं जाया कर देती हूँ, अपने शब्दों से उसको, उस चीज को लिख देती हूँ। तो मैं एक काम वो कर देती हूँ, और मैं अगर वक्त मिलता है तो मैं पेंट जरूर करती हूँ। तो ये चीजें मैं करती हूँ। इट वॉज रियली ग्रेट पॉडकास्ट, बहुत मजा आया आपसे बात करके। और फ्यूचर में आई होप जो आने वाले कॉमनवेल्थ गेम है, एशियन बिल्कुल गेम्स है, वर्ल्ड कप है, उसमें हम कशिश मलिक को देखें बिल्कुल। और आपकी मेहनत रंग लाए और देश को मेडल मिले, आपको रिकॉग्नाइजेशन मिले। एंड करने से पहले कोई फाइनल छोटा सा मैसेज जो आप सबको देना चाहते हो, एज ए एथलीट, एज ए पर्सन। एज एन एथलीट, एज अ पर्सन, यही कि जिस चीज, एक जिंदगी में पैशन और पर्पस होना जरूरी है। लोगों को 40 साल की उम्र में वो मिलता है, वो पैशन, वो पर्पस, किसी को 20 साल की उम्र में मिल जाता है। तो कभी किसी इंसान को ना जज मत करना, अरे ये तो क्लूलेस है, ये तो पर्पसलेस है, शायद उसे अभी नहीं मिला, 40 साल की उम्र में मिल जाएगा। अगर KFC वाला जो ओनर था, उसको 65 की उम्र में पता चला मैं KFC बिल्ड कर सकता हूँ, तो क्या वो क्लूलेस था इतने साल? नहीं, शायद उसको वो राइट टाइम ही नहीं मिला था, शायद उसका वक्त था ही नहीं उसको पर्पस को ढूंढने के लिए। तो कभी भी आप इंसान को ना उसकी चीजों को देख के अभी के हिसाब से ना जज मत करो लाइफ में, कि वो अभी नहीं कर पा रहा, तो वो आज ही नहीं है, शायद कल हो जाए। ठीक है, तो वो अभी क्लूलेस है, तो शायद कल नहीं होगा, क्योंकि सबके पास लाइफ में पर्पस एक ना एक टाइम पे आएगा ही आएगा, चाहे वो कितनी भी फील्ड में एक्सप्लोर करके आए तो आए। तो कभी इंसान को जज नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। लाइफ में आप कुछ भी करो, जब वही जज अगर आपको लोग करेंगे तो आपको कैसा लगेगा? दुख होगा। दुख होगा ना। तो आप कभी किसी को जज मत करो, और अपने पे विश्वास रखो, माँ बाप की सेवा करो, अपने गुरुओं की सेवा करो, और आगे चलते जाओ जिंदगी में बस। ग्रेट, बहुत मजा आया। आई होप आपके मेडल्स के बाद हम एक बार फिर से पॉडकास्ट करेंगे। बिल्कुल, डेफिनेटली। ओके, नमस्कार। थैंक यू सो मच। आज के पॉडकास्ट में आपको सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या लगा, वो मुझे कमेंट सेक्शन में करके ज़रूर बताइए। और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है हमारी पूरी टीम को कि हम ऐसे ही किसी अच्छे गेस्ट को फिर से बुलाएं और आपके लिए कुछ ऐसा कंटेंट बनाएं जो आपकी लाइफ में भी कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट लाए। नेक्स्ट पॉडकास्ट में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।